हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के 2 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूं मैं अभी तक, और उन दोनों ही वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को यूनिट्स, डायमेंशन और फिजिकल क्वांटिटी वगैरह के बारे में पूरा अच्छे से समझाया था। दूसरे वीडियो में मैंने आपको डायमेंशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, है ना। तो दोनों ही वीडियो का लिंक, जैसे मैंने कहा, कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और फिर उसके बाद आप यहां से कंटिन्यू करिए तो आपको और अच्छे से समझ आएगा जो आगे वाला पार्ट है ना। जिन बच्चों को भी लगता है कि यार डायमेंशन के क्वेश्चंस तक तो हो जाते हैं, मुझसे सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होता है, एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या होता है ये मैं नहीं समझ पाता हूं कि ये क्या होता है, और एरर वाला जो पार्ट है, क्योंकि वो एनसीईआरटी में एक पेज में मेंशन कर रखा है एरर वाले पार्ट को, तो उसको भी अगर किसी को समझना हो तो वो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकता है यहां से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली चीज क्या है बच्चों आपको समझने के लिए, कि देखिए ये आपको क्या मिलेगा, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और जब आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको जो क्लास के नोट्स हैं, जो डिटेल नोट्स होगा, और जो इस पीपीटी वाला नोट्स होता है जो मैं क्लास में कराता हूं, वो दोनों आपको वहां पे मिलेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, है ना। और जो जितने मैंने डायमेंशंस के क्वेश्चंस कराए थे, या जो मैं इस वीडियो में कराता हूं, वो तो है ही है। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, वो सब आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस असाइनमेंट के फॉर्म में मिलेगा, और जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स होंगे वो सब आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। तो आप अगर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यूनिट्स के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, समझ चुके हैं पिछले वीडियोस में, है ना। अब कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आखिरकार ये होता क्या है ना। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है बच्चों, जो भी अर्थ और सन है इसके बीच का जो मीन डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ध्यान रखना है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, मीन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ सन। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.496 into 10⁻11 मीटर। ये एज इट इज आपको याद होना चाहिए ना। अप्रोक्सीमेटली आप इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 1.5 into 10 का पावर 11 मीटर भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए अगला क्या है, लाइट ईयर। अब ये जो है ना, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बच्चों को एक्स्ट्रा ये होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि लाइट ईयर किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, तो लाइट ईयर, अब ईयर क्योंकि क्या होता है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना। तो बच्चों को देख के लगता है कि यार ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब टाइम वाले फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जबकि ऐसा नहीं है, ये डिस्टेंस का यूनिट होता है, और ये लार्ज डिस्टेंस के यूनिट होता है। तो ये होता क्या है, जो भी लाइट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन 1 ईयर इन अ वैक्यूम, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड व्हाट, लाइट ईयर। अब आपको पता है कि देखिए जो डिस्टेंस होता है ना, वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड इनटू टाइम, आप इसको v इनटू टी लिख लीजिए, है ना। अब स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या है 365 डेज, क्योंकि एक साल की बात करी गई हमसे, है ना। तो 1 ईयर, एक साल में, अब देखिए 365 डेज, 1 डे में 24 आवर, और एक घंटे में 60 मिनट और 60 सेकेंड। अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे पूरा, तो आपको ये वैल्यू मिलेगा, दैट इज 9.467 into 10⁻15 मीटर। आप देख लीजिए कितनी बड़ी वैल्यू है ना। और अगला क्या है, पार्सेक। कि पार्सेक क्या होता है, कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक आर्क लेंथ इस तरीके का है, ठीक है जी, आर्क लेंथ है। अब ये आर्क लेंथ के लिए कोई सेंटर भी तो होना जरूरी है, तो मान लीजिए ये सेंटर O है। अब कहना क्या है कि अगर इस आर्क लेंथ की वैल्यू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से समझना, अगर इस आर्क लेंथ की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, तो जब हम इस आर्क लेंथ के दोनों ही पॉइंट को इस सेंटर से जोड़ेंगे, तो ये इस सेंटर पे कितना बनाएगा, 1 सेकेंड का एंगल बनाएगा। कितना बनाएगा, 1 सेकेंड का। अब मान लीजिए कि इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B बोला मैंने, तो जब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क लेंथ किसी भी पॉइंट पे 1 सेकेंड का एंगल बनाए, सॉरी 1 सेकेंड का एंगल बनाए, तो जो डिस्टेंस होता है इस O से इस आर्क लेंथ की किसी भी पॉइंट तक का, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 पारसेक बोला जाता है। समझ आई बात, 1 पारसेक होता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ध्यान से देखिए, 3.08 into 10⁻16 मीटर हो गया, है ना। 3.08 into 10⁻16 मीटर। अब आपको देख के पता लग रहा होगा कि यार पारसेक जो है वो सबसे बड़ा यूनिट है, उसके बाद कौन होता है, लाइट ईयर, और उसके बाद क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये ऑर्डर भी हमें पता होना चाहिए कि लाइट ईयर, पारसेक सबसे बड़ा यूनिट है, उसके बाद लाइट ईयर आता है, उसके बाद क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। कुछ जो छोटे डिस्टेंस होते हैं उसके बारे में भी समझ आना चाहिए। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो छोटे डिस्टेंसेस होते हैं ना, और बड़े डिस्टेंसेस, सबका अपना अपना तरीका होता है। उस तरीके के बारे में हमें नहीं जानना, हमें जानना है कि अगर मैं छोटे डिस्टेंस की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और टलिंग माइक्रोस्कोपी, जो अलग अलग मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम छोटे छोटे डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो आर्मस्ट्रॉन्ग होता है ना, आर्मस्ट्रॉन्ग।
ये बेसिकली आप मान लीजिए हाइड्रोजन का सबसे छोटा एलिमेंट है, तो उसका जो रेडियस होता है, हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस होता है उसके साइज के बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली। तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है 10⁻10 मीटर, और फर्मी क्या होता है उसी हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस होगा उसका जो ऑर्डर होगा, उसका जो साइज होगा, है ना, यानी उसका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम उसके ऑर्डर का होता है, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻15 मीटर। तो आई होप ये सारी वैल्यू याद रहेगी। ये इसलिए मैंने आपको अलग से बताया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम में बहुत अलग से पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से समझ आना चाहिए ये सब चीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई साहब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है ना। देखिए क्या होता है कि जब भी आप किसी नंबर्स के बारे में बात करेंगे, कोई भी मान लीजिए नंबर ले लेता हूं, सपोज मैं आपके पास ले रहा हूं 131, क्या ले रहा हूं मैं बच्चों 131, या मैं कह रहा हूं 135 ले लो, है ना, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इन 131 में आप 1 और 3 के बारे में पक्के तौर पे श्योर रहोगे कि 131 में 1 और 3 तो वहां पे होगा, लेकिन ये जो ये वाला प्लेस है इस जगह पे 1 ही होगा, इसके बारे में आप पक्के तौर पे नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये 130.99 रहा हो, जिसको राउंड ऑफ करके क्या बना दिया गया होगा 131 बना दिया गया होगा, है ना। ऐसे ही अगर 135 की बात करूं मैं, तो हो सकता है कि ये 134 पॉइंट क्या रहा हो 99 रहा हो, जिसको राउंड ऑफ करके इस तरीके से बना दिया गया होगा, है ना। या ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 135.001 रहा हो, जिसको राउंड ऑफ करके ये बना दिया गया है। समझ आ रही बात? मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये जो 5 है ये आखिरी डिजिट है, या 5 की जगह पे 5 ही होगा। समझ रहे हो बात को? 1 और 3 तो आप श्योर हो कि यहाँ पे ये होगा ही होगा, लेकिन 5 के बाद हो सकता है कि 0.001 भी रहा हो, या हो सकता है कि 5 की जगह 5 रहा ही ना हो, वो 4.99 रहा हो, मतलब 134.99 रहा हो। तो आप ये पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि उस प्लेस पे वही है। समझ आ रही बात? तो हर नंबर के अंदर, हर डिजिट के अंदर कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो सर्टेन होता है, और कुछ नंबर क्या होता है अनसर्टेन होता है। तो जो सिग्निफिकेंट नंबर होता है या सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है, वो बेसिकली इन्हीं सर्टेन और अनसर्टेन नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर मैं इस 131 की बात करूं, तो इसमें दो नंबर्स 1 और 3 क्या है सर्टेन है, और एक 1 क्या है अनसर्टेन है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप 131 की बात करोगे, तो 2 सर्टेन है और एक क्या हो गया अनसर्टेन, तो ये क्या हो गया 3 हो गया। ऐसे ही हम सबका कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि सबका ऐसे थोड़ी कैलकुलेट करते चले जाएंगे कि कौन सर्टेन होगा कौन अनसर्टेन होगा, तो इसमें टाइम चला जाएगा हमारा। तो इसके लिए क्या किया गया है कि कुछ सेट ऑफ रूल्स बना दिए गए। अगर आप उन रूल्स को याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो बच्चों, आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो देखिए जो डेफिनेशन है हमारे पास वो ये, जैसे मैंने आपको कहा कि इट इज द सम ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन नंबर इन अ डिजिट, कि किसी भी नंबर के अंदर जो सर्टेन और अनसर्टेन नंबर होगा उन सारे डिजिट्स को आप ऐड कर दो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। इसी को कैलकुलेट करने का या डिफाइन करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि इट इज द significant figures in the measured value of a physical quantity denotes the number of digits in which we have confidence, है ना, जिसमें हमें कॉन्फिडेंस है। समझ आई बात? चलिए आगे एक और बात कर सकते हैं इसके अंदर कि जितना बड़ा क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, उतना ज्यादा एक्यूरेसी होता है। अब ये एक्यूरेसी के बारे में हम आगे बात करेंगे तो समझ आ जाएगा कि आखिरकार एक्यूरेसी क्या होता है। मतलब कोई जो मेजर्ड वैल्यू होती है, कैलकुलेशन होता है, वो कब हम बोल सकते हैं कि एक्यूरेट है और कब बोल सकते हैं प्रिसाइज होता है। तो ये आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। आई होप समझ आ गया होगा कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको बोलते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि ऐसे तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अब अगर हम उस रूल्स की बात करें तो देखिए सबसे पहले आपको इस बारे में जानना होता है। देखिए आपके पास एक नंबर दिख रहा होगा, बहुत बड़ा सा फिगर है ये। इसमें आपको ना क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो नंबर्स है वो तो ठीक है ना, नंबर्स के बारे में तो हम बता ही देंगे। ये जो जीरो होता है ना, इसकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती है, तब जाकर सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने इन जितने भी जीरोस किसी नंबर के अंदर आ सकता है उसको 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है। देखिए जो सबसे पहला वाला है ये बिल्कुल एकदम लेफ्ट में, उसको क्या बोला है एक्सट्रीमली लेफ्ट। जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है उसको क्या बोलते हैं मिडिल जीरो। और जो राइट वाला होगा बिल्कुल आखिरी में, है ना, जिसके बाद कोई और नंबर नहीं आएगा, नॉन जीरो डिजिट नहीं आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं एक्सट्रीमली राइट जीरो बोल देते हैं। ठीक है, और इसी के हिसाब से क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। तो सबसे पहला रूल ये कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी आप अगर इस नंबर में देखेंगे तो देखिए 42.3 है ना, तो 423 कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 3 हो गया। 2434 मतलब 243.4, तो इसमें सारे नॉन जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा 4 इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। इसके भी अंदर सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा कितने डिजिट्स हैं सारे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया 5 हो गया। इतना आसान सा होता है ना।
अगला रूल ये क्या कहता है, जैसे मैंने कहा कि सारा खेल किसको लेकर के होता है, सारी दिक्कत किसको लेकर के होती है, जीरो को लेकर के, कि आखिरकार किस जीरो को सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे और किसको नहीं काउंट करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही आसान सा होता है। देखिए, जो बिल्कुल एक्सट्रीमली लेफ्ट में जीरो आएगा, किसी भी नंबर के बिल्कुल लेफ्ट में जो जीरो आता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। जो मिडल वाला जीरो होगा, मतलब दो नॉन जीरो नंबर के बीच में जो जीरो आएगा, है ना, नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो आएगा उसको सिग्निफिकेंट बोलेंगे। और जो एक्सट्रीमली राइट वाला होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, मतलब उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि अगर जो राइट वाले में अगर कोई डेसिमल आ जाए और कोई यूनिट आ जाए, है ना, डेसिमल के बाद जीरो हो या जीरो के बाद कोई यूनिट लगा हो, तो फिर हम उसको काउंट करेंगे, है ना। समझ आई बात। चलिए एक एक करके इन रूल्स को देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ऑल जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, काउंट होगा वो चीज। तो अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका सिग्निफिकेंट। ये टोटल डिजिट्स काउंट कर लो तो कितने हो गए, 4, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। इसका भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 4 डिजिट्स है, 4 और 4 के बीच में 2 जीरो आ रहा है। समझ आई बात। चलिए अगला, जैसे मैंने कहा कि मिडिल वाला जीरो तो काउंट हो गया, लेकिन जो एक्सट्रीमली लेफ्ट वाले जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, यानी ये वाला काउंट नहीं होगा, तो ये सिर्फ 3 काउंट होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 2 जीरो काउंट नहीं होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएगा। ये 3 जीरो काउंट नहीं होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, सिंपल 1 हो जाएगा इसका, है ना। अगला एक और है कि जो भी एक्सट्रीमली राइट वाला होगा, तो जैसे मैंने कहा कि राइट वाला तो नहीं होता है, लेकिन अगर डेसिमल और जीरो आ जाए तो फिर वो काउंट हो जाएगा। सो अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, है ना। अगर इसकी बात करोगे तो डेसिमल आ गया है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वो 6 हो जाएगा। आई होप समझ आ रही है बात, है ना। अगला देखिए, अगला कहता है कि अगर किसी नंबर में कोई 10 का पावर आ जाए, मतलब एक्सपोनेंट के टर्म्स में आ जाए, तो इन एक्सपोनेंट्स का कोई डायमेंशन नहीं होता है, सॉरी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ये जो सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं ना, हम सिर्फ उसी के सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे, और उसमें सिर्फ वही रूल्स लगेगा जो ऊपर से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज बता दूं, अगर मान लीजिए यहीं पे 343 और 000 लगा होता है, तब इसका सिग्निफिकेंट होता है कितना, सिर्फ 3, क्योंकि ये जो 3 जीरो है ये क्या आ रहा है, एक्सट्रीमली राइट में आ रहा है, और ना तो यहाँ डेसिमल है ना तो यहाँ पे कोई यूनिट है, तो फिर हम उसके अंदर सिर्फ 3 को काउंट करेंगे, है ना। 343 3 डिजिट्स ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। अगर आप इसकी बात करोगे तो देखो 132 ही सिर्फ काउंट होने वाला है, इसमें तो सारे नॉन जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट आ जाएगा। और इसके अंदर बात करोगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि देखो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करोगे इसमें कोई जीरो तो आ नहीं रहा, तो ये सिग्निफिकेंट कितना हो गया, 4 हो गया। तो आई होप बात समझ आ गई होगी। कुछ और एग्जांपल लेते हैं और इससे समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इस नंबर को देखोगे तो सारे नॉन जीरो हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका सिग्निफिकेंट। अगर आप इसकी बात करो तो देखो ये लेफ्ट में जीरो लाई कर रहा है, ये काउंट नहीं होगा, तो उसका सिग्निफिकेंट कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। आगे देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि 7 के राइट में तो है लेकिन डेसिमल आ गया, तो ये काउंट होगा, तो ये 3 हो जाएगा। फिर से ये लेफ्ट में लाई कर रहा है, तो ये काउंट नहीं होगा, तो इसके सिग्निफिकेंट 2 होते हैं। कितना आसान से आप देख सकते हैं, है ना, कितना आसान होता है सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करना। अच्छा, इसको देखो, तो ये जो जीरो आ रहा है वो 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसमें देखो डेसिमल भी है और यूनिट भी आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल 3 और 2 5 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। आगे देखो 0.443, तो सिर्फ 443 को काउंट करेंगे, जीरो को नहीं लेंगे, तो ये 3 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और इसके अंदर ये जो 121 है सिर्फ वही काउंट होगा, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। आई होप सबको समझ आई होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब आगे बात करेंगे किसकी, राउंड ऑफ की, कि आखिरकार किसी कैलकुलेशंस में जो भी नंबर आता है उसको हम एक राउंड ऑफ करके एक पर्टिकुलर वैल्यू तक लेकर के आते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मान लीजिए मेरे पास 125 है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते थे, 124.99 अगर मान लो लिखा हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 125 लिख सकते हैं। तो आखिरकार ये सब कैसे होता है, इन सब का अपना क्या होता है, रूल्स होता है। उन रूल्स को आप ध्यान रखेंगे और आप बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं एक एक करके रूल्स को। तो देखो, सबसे पहला रूल क्या कहता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, अगर जिस डिजिट को आपको ड्रॉप करना है, ध्यान से समझिएगा, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है तो उस डिजिट के आगे वाले सारे अपने आप ड्रॉप हो जाएंगे, है ना। तो वो डिजिट अगर 5 से छोटा है, इज लेस देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, तो पहले वाले में कोई चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे उस चीज को। देखिए नंबर देखते हैं फिर समझते हैं। तो हमसे क्या बोला गया कि इन नंबर्स को आपको डेसिमल के एक प्लेस तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। यानी एक प्लेस के बाद का मतलब है डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर रहना चाहिए, डेसिमल के बाद क्या रहना चाहिए, एक ही नंबर रहना चाहिए, यानी 2 को तो हटाना पड़ेगा। अच्छा 2 क्या है, 5 से छोटा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 7.8 आ जाएगा नंबर, समझ आई बात। अच्छा अगला देखो 3.94, 4 को हटाना पड़ेगा, 4 क्या है, 5 से छोटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 3.9 हो जाएगा। इतना आसान सा होता है। अगला क्या कहेगा कि अगर कोई नंबर जिसको आप ड्रॉप कर रहे हो, अगर वो 5 से बड़ा होगा तो पहले वाले में एक ऐड कर देंगे, 5 से बड़ा होगा तो पहले वाले में एक ऐड कर देंगे। चलिए देखिए
क्या बोल रहा है कि if the digit to be dropped is more than 5 then the preceding digit is raised by 1। समझ आई बात कि पहले वाले डिजिट में एक बढ़ा देंगे। अब जैसे इसको भी राउंड ऑफ करना है एक डेसिमल प्लेस तक, यानी 6 पॉइंट के बाद एक ही डिजिट और आना चाहिए। तो मेरे को हमें क्या करना पड़ेगा, 7 को हटाना पड़ेगा। 7 क्या है, 5 से बड़ा है, तो एक ऐड हो जाएगा, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 6.9 हो जाएगा। एक बात समझ में। अच्छा अगला देखो 12.78 है, 8 को हटाओगे जो कि 5 से बड़ा है, तो कितना हो जाएगा 12.8 आ जाएगा, है ना। क्या बोला गया कि पहले वाले में एक ऐड कर देंगे। अच्छा यहां तक बहुत आसान है, अगर 5 से छोटा है तो कोई चेंज नहीं आएगा पहले वाले में, 5 से बड़ा होगा तो एक ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत। अब क्या हो कि अगर 5 हो जाए तो क्या हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए 3 रूल्स काम करते हैं। अगर जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हो अगर वो 5 है तो उसके मतलब पहले वाले डिजिट में क्या करेंगे, उसके लिए 3 रूल काम में आता है। पहला रूल ये कहता है बच्चों कि जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हो अगर वो 5 है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, उसके आगे जो नंबर है वो क्या है, 0 के अलावा कोई नंबर है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। तो पहले वाले में क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे। देखिए नंबर देखिए फिर समझते हैं। तो हमसे क्या बोला गया 16.351 है ना, और मुझे डेसिमल के एक प्लेस तक करना है, मतलब 16 के डेसिमल के बाद एक ही नंबर आना चाहिए, यहीं तक आना चाहिए। तो मतलब 5 को हटाना पड़ेगा और 5 के आगे जो नंबर है वो क्या है, नॉन जीरो है। देखो 1 क्या है, नॉन जीरो है ना, तो पहले वाले में क्या करेंगे, मतलब इस 3 में हम 1 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो उसको राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा, 16.4 आ जाएगा। समझ आई बात। अच्छा अगला देखो फिर से इसको करना है, तो 6 पॉइंट के बाद एक डिजिट आना चाहिए। 5 है, इसको हटा रहे हैं तो 5 के आगे क्या है, एक ऐसा नंबर जो 0 के अलावा कोई और नंबर है, तो पहले वाले में एक ऐड कर देंगे इसके अंदर 6.7 में, तो कितना हो जाएगा, ये 6.8 आ जाएगा। समझ आई बात यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रूल ये हमसे कहता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, 5 के आगे क्या है, 0 है। पहले वाले में क्या था, 5 के बाद कोई नॉन जीरो नंबर होना चाहिए था, 1 2 3 4 5, तो पहले वाले में एक ऐड कर दिया था। अब क्या बोला गया कि अगर 0 है then the preceding digit is left unchanged if it is even। तो पहले वाले में अगर 5 जिसको ड्रॉप कर रहे हो अगर वो 5 है और उसके बाद 0 है, तो 5 से पहले वाले नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा अगर वो इवन हो जाएगा। 5 से पहले वाला नंबर है ना, और अगर 5 से पहले वाला नंबर ऑड होगा तो एक ऐड कर देंगे। सिंपल सिंपल से रूल्स होते हैं। देखिए एग्जांपल से समझा देता हूं मैं आपको। देखिए हमारे पास क्या है, 3.250 आ गया, समझ आया, 3.250। अब इस 5 को ड्रॉप करना, क्योंकि इसमें भी क्या बोला गया, डेसिमल के एक प्लेस तक हमें क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करके लाना है। तो 5 और उसके आगे नंबर को हटाना पड़ेगा, उसके आगे जो नंबर है वो क्या है, 0 है। तो हमें इस वाले नंबर को देखना पड़ेगा कि क्या ये इवन है या ऑड है। तो ये यहाँ क्या है, इवन है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप 3.2 लिख देंगे। समझ आई बात। इसमें भी देखिए 12.6 और 5 0 है, इस सबको हटाना है, तो 5 के बाद 0 और उससे पहले क्या है, इवन है, तो कोई चेंज नहीं आएगा, 12.6 आ जाएगा, है ना। समझ आई बात। और अगर ये ऑड होगा तो एक ऐड कर देंगे, जैसा कि इस रूल में बताया गया आपको कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 followed by zeros then preceding digit is raised by 1 if it is odd, है ना। देखिए आंसर समझते हैं। तो 3 पॉइंट क्या है, 750 है। अब 5 को हटाना है, इसको भी डेसिमल के एक प्लेस तक करना है, तो 7 में क्या कर देंगे, +1 कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 3.8 आ जाएगा। समझ आई बात। इसमें भी देखो 5 है और 5 के बाद 0 है और उससे पहले नंबर क्या है, ऑड है, तो ऑड वाले में एक ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 16.2 आ जाएगा। आई होप समझ आई होगी बात यहां तक, है ना। सबको समझ आ गया। अब देखिए ये क्या है, कुछ एग्जांपल्स ले लिए मैंने, जिसको सॉल्व करके हमें पता लग जाएगा कि आखिर राउंड ऑफ कैसे कैरी आउट करते हैं, क्योंकि ये मिक्स्ड है। अभी तक तो हमने एक एक रूल सीखा है, अब अगर आप मिक्स्ड सीखोगे तो आपको समझ आएगा, है ना, कि हम किस रूल को कब अप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास एक एक करके रूल तो आएगा नहीं, वो तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी रूल अप्लाई करना पड़ सकता है। तो देखिए अब इसमें क्या बोला गया, 9.48 हमारे पास क्या एक नंबर है, बहुत बढ़िया बात जी। और बोला गया एक डेसिमल प्लेस तक हमें इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करके लाना है, बहुत बढ़िया। अब एक डेसिमल प्लेस का मतलब है 9 पॉइंट के बाद 9 पॉइंट, उसके बाद एक ही नंबर होना चाहिए, यानी 8 को हटाना पड़ेगा, 8 को हटाना पड़ेगा, और 8 क्या है, 5 से बड़ा है, तो सिंपल सिंपल 9.5 हो जाएगा, एक पहले वाले में ऐड कर देंगे। अगला देखो 6.650, तो 6.6, अब यहां 6 आएगा कि क्या आएगा वो देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे इसके आगे का हटाना पड़ेगा, और जिसको मैं हटा रहा हूं पहले वो 5 है, और 5 के बाद क्या है, 0 है। तो 5 के बाद अगर 0 होता है तो पहले वाले नंबर को देखना होता है, पहले वाला नंबर अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं आएगा, ऑड होगा तो एक ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6.6 आ जाएगा, क्योंकि 6 क्या है, इवन नंबर है ना। चलिए अगला देखते हैं 16.351। तो अब हमें फिर से इस 5 को ड्रॉप करना है, तो 5 के आगे 1 आ गया, है ना। अगर 5 के बाद 1 आ गया, नॉन जीरो है, तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, पहले वाले में क्या कर देंगे, चुपचाप एक ऐड कर देंगे, है ना। देखो देखो देखो, अभी हमने रूल पढ़ा था ना, ये देखो 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 जी, देखो हमने क्या पढ़ा था, अभी एक रूल पढ़ा था, अरे रे रे रे, ये देखो ये क्या आ गया, 5 फॉलोड बाय 1 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 आ गया इसका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 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 देखिए, सारा आ जाए, शाबाश। चलिए हो, ये हो गया, नहीं, हाँ, तो अब हमारे पास क्या आ गया, 16.351 हो गया।
तो 1 क्या है अदर देन 0 है, तो ये कितना हो जाएगा 16.4 आ जाएगा। रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना, तभी काम चल पाएगा। अगला क्या है 4.45 0 है, अब 5 को हटा रहे हैं, उसके आगे 0 है, तो पहले वाला नंबर क्या है इवन, कोई चेंज नहीं आएगा, तो कितना हो जाएगा 4.4 आ गया। समझ आई बात। अगला देखो 6.750, 5 को हटा रहे हैं, उसके आगे 0, पहले वाला नंबर क्या है ऑड है, अब हम एक ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6.8 आ जाएगा इसका। समझ आई बात। अगला देखो 7.94, इसको ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि डेसिमल की एक प्लेस तक लाना है हमें, है ना, इस बात को ध्यान रखना, ये सारा लिखा हुआ है यहाँ पे, राउंड ऑफ टू डेसिमल, मतलब अप टू 1 डेसिमल प्लेस, मतलब डेसिमल के एक डेसिमल के बाद एक ही नंबर आना चाहिए। और तो 4 क्या है 5 से छोटा है, तो ये एज इट इज 7.9 रहेगा इसका। अगला 12.78 है, 8 को ड्रॉप करोगे क्योंकि डेसिमल की एक प्लेस तक लाना है इसलिए। तो किसी के मन में ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि हम 8 ही को क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि इसने बोला है कि डेसिमल के एक प्लेस तक लाना है, तो यहां तक तो कोई नंबर आएगा वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन उसके आगे के नंबर को हटा देंगे, इसके आगे नंबर को हटा देंगे, तो ये जो नंबर है वो 8 है और 8 5 से बड़ा होता है, तो 1 ऐड हो जाएगा, तो 12 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा आपका। समझ गए। अगला फिर से देखिए 14.150 हो गया, 5 हटा, 5 के बाद 0 है, उससे पहले वाला नंबर ऑड है, तो एक ऐड हो जाएगा, तो 14 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ आई बात। चलिए अगला देखिए 8.82 है, इसको ड्रॉप करेंगे जो कि 5 से छोटा है, तो 8.8 आ जाएगा। और अगला नंबर अगर आप देखेंगे तो 16.456 है, 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, 5 के आगे नॉन जीरो डिजिट है, तो चुपचाप एक ऐड हो जाएगा 16.5 हो जाएगा, है ना। तो मैंने इतने एग्जांपल तो ले लिए हैं जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि कैसे इन सब चीजों को कैरी आउट करना है। अब सबसे बड़ा सवाल है भैया कि आखिरकार ये सब चीजें हम करते कहां हैं, है ना, ये जो इतना सारा राउंड ऑफ पढ़ा है हमने, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा है, ये सब कहां यूज करते हैं, तो आंसर है कैलकुलेशंस के अंदर, है ना। तो कैलकुलेशन जब हम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तभी हमें क्या करना होता है, इन इस सारे राउंड ऑफ वाले रूल को और सिग्निफिकेंट को यूज करना होता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, हम समझते हैं कि आखिरकार एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बाकी चीजों में ये कैसे यूज होता है ना। तो क्या बोला गया, फिगर्स इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस, और सबसे पहला रूल क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें इन दोनों चीजों को, सिग्निफिकेंट फिगर्स को और राउंड ऑफ को कैसे यूज करना है। देखिए कहता है कि अगर आप किसी भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को अगर आप कभी भी ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो नंबर है उनको ऐड कर लो, और या सब्ट्रैक्शन बोल रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना। जो फाइनल आंसर आएगा वो हमेशा जो गिवन नंबर होता है, जिन जिनको आपने ऐड किया था या सब्ट्रैक्ट किया था, उनमें जिसके पास सबसे कम डेसिमल प्लेस होगा, मतलब डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट होगा, मुझे फाइनल आंसर को भी वैसा ही बना करके लाना होता है ना। मतलब फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट्स होने चाहिए, उतने ही प्लेस होने चाहिए। चलिए एग्जांपल से समझते हैं तो समझ आएगा सारा, है ना। तो रूल ये कहता है, इन द एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट ऑफ ओरिजिनल नंबर विद द मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, है ना। एग्जांपल से समझते हैं तो समझ आएगा ज्यादा अच्छे से। अब देखिए हमसे क्या बोला गया भैया कि सब्ट्रैक्ट करना है 63.54 किलोग्राम को 187.2 किलोग्राम से, तो सिंपल देखिए 187.2 किलोग्राम है, माइनस का कितना हो गया 63.54, है ना। जब आप इन दोनों नंबर को माइनस करेंगे तो माइनस करके देख लेते हैं, देखिए 187 पॉइंट कितना हो गया 2 और ये 63.54 आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो तो प्लेस कर सकते हैं अपनी तरफ से, है ना। तो 10 में से 4 जाता है तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 1 बच गया। अब 11 में से 5 जाएगा तो फिर ये 6 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा 3, देन ये 12 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 123.66 किलोग्राम। अभी ये आया है, लेकिन क्या इसको लिखेंगे आंसर, ये क्या फाइनल आंसर है, बिल्कुल नहीं, अभी तो राउंड ऑफ करना बाकी है। अब क्या बोला गया हमसे कि जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो डेसिमल के बाद उतने ही प्लेस होने चाहिए जो गिवन नंबर में सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस का नंबर है ना। तो आप देखो कि इसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर है 2, दूसरा कलर ले लेते हैं, कहां गया मेरा कर्सर, ये देखें, हाँ 63.54 में देखो डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं 2, और इसमें कितने 1 है, तो मुझे भी डेसिमल के बाद एक ही प्लेस लाना पड़ेगा, यानी मुझे इस 6 को क्या करना पड़ेगा ड्रॉप, और 6 क्या है 5 से बड़ा, तो पहले वाले में एक ऐड कर देंगे सिंपल, तो 123.7 किलोग्राम हो जाएगा आंसर। समझ आई बात, 123 पॉइंट्स कितना हो जाएगा 7 किलोग्राम हो जाएगा। आया ना समझ में। चलिए बहुत बढ़िया बात जी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। अब देखो कैसे हम यूज कर रहे हैं उन सब चीजों को, सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी और जो हमने राउंड ऑफ वाला रूल पढ़ा था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों हमसे, द मास ऑफ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रोसर्स बैलेंस इज 2.3, यानी कि ग्रोसर्स बैलेंस मतलब क्या होता है, एक वेइंग मशीन लगा होता है ना, जब भी आप ग्रोसरी की शॉप पे जाओ तो वहां पे क्या होता है, एक वेइंग मशीन होता है, वहां पे सारी चीजों जो जो आप खरीदते हो, जो जो जिसको भी किलोग्राम में मेजर किया जाता है या ग्राम में मेजर किया जाता है, उन सब चीजों को उस पर रखा जाता है। आपको उसके पास एक स्क्रीन होती है, मान लीजिए ये इस तरीके का कुछ कुछ होता है ना, अगर आप लोगों ने देखा हो,
है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक हमारे पास ये स्क्रीन रखा होता है ना, ये क्या है, स्क्रीन। और जब भी आप इस पे कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, आपको इस स्क्रीन के नंबर के ऊपर एक नंबर शो होगा, उसके हिसाब से बता दिया जाता है कि ये कितना किलोग्राम है या कितना ग्राम है। चलिए बहुत बढ़िया बात जी। तो उसने क्या बोला कि ग्रोसर्स बैलेंस द बॉक्स, एक बॉक्स है जिसको बैलेंस पे रखा गया, उसका वेट कितना है 2.3 किलोग्राम। बहुत बढ़िया बात। अब उसने बोला कि 2 गोल्ड पीसेस ऑफ मासेस 20.15 ग्राम एंड 20.17 ग्राम आर एडेड टू द बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर क्या किया गया, दोनों मासेस को ऐड किया गया है। अब हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स एंड द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द टू पीसेस। तो दो चीजें करनी है अप टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहली बात तो मास के अंदर जब हमने दो पीसेस को रखा है तो टोटल मास ऑफ द बॉक्स बताना है, और दूसरा जो पीसेस रखे गए उनके मास का डिफरेंस कितना है। दो अलग अलग क्वेश्चन है। तो पहला हम जब लिखेंगे कि टोटल मास ऑफ बॉक्स, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखो मास ऑफ ओरिजिनल बॉक्स एमबी लिख देते हैं, प्लस क्या हो जाएगा, मास ऑफ 2 गोल्ड पीसेस m1 प्लस m2। तो मैंने क्या किया बच्चों, इसको मैंने m1 मान लिया और इस वाले को मैंने क्या ले लिया है, m2 ले लिया है ना, 20.17 को ध्यान रखने का। अब क्या है कि जो मास ऑफ बॉक्स है वो तो किलोग्राम में है और दूसरा क्या है, ग्राम में है। तो हम सबको क्या करेंगे, किलोग्राम में लिखेंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, मास ऑफ द बॉक्स। तो बॉक्स का मास अगर किलोग्राम में है तो बाकी भी किलोग्राम में होना चाहिए। तो 2.3 किलोग्राम हो गया, प्लस कितना हो जाएगा, इसको लिख लेना है यहाँ पे किलोग्राम, ठीक है, प्लस अब ये तो ग्राम में है, अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना बच्चों, 0.0। अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल क्या होगा, 3 डिजिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो 2015 किलोग्राम, और प्लस का हो जाएगा कितना, 0.02017 किलोग्राम हो जाएगा। आई बात समझ में। अच्छा चलिए, अब इस सबको अगर आप ऐड कर देंगे तो देखिए 3 है ना, 3 के बाद 3 4 जीरो आ जाएगा, तो ये सब आपस में ऐड होगा और बाकी सब आ जाएगा। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 2.3 1 2 3 4, है ना, देखना कुछ गड़बड़ ना करूं मैं, कितने हो गए, 4 जीरो, ठीक है। अच्छा अगला क्या हो गया, 0.02015 और 0.02017 आ गया। तो ऐड करने पे कितना हो गया, 12 2 3, ये तो 0 हो जाएगा, ये 4, ये 3.2 हो गया। आंसर क्या आ गया, 2.34032, है ना। देखना कुछ गड़बड़ ना करूं मैं कैलकुलेशन में। तो 2.3402 किलोग्राम आ गया। बहुत बढ़िया जी। अब इसको क्या करना है बच्चों, हमें राउंड ऑफ करके लाना है। जो गिवन नंबर में जिन जिन चीजों को ऐड कर रहे हैं उसमें देखो कि किसके पास सबसे कम डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट है। तो हमारे पास सामने सामने दिख रहा है 2.3, मतलब डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। इसमें क्या है, डेसिमल के बाद 4 और 1 5, इसमें भी 5 है। तो हमें इन सब को ड्रॉप करना पड़ेगा। इन सबको ध्यान से देखिए, 4 के आगे सबको ड्रॉप करना पड़ेगा, और 4 क्या है, 5 से छोटा, तो आंसर फाइनल क्या आ गया हमारे पास, 2.3 किलोग्राम आ गया जी। आई बस समझ में। यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट लिखना बहुत जरूरी होता है। अच्छा सेकंड वाला पार्ट क्या बोला गया हमसे, मास ऑफ, डिफरेंस ऑफ मासेस, है ना। तो ये लिखेंगे डिफरेंस ऑफ मासेस ऑफ गोल्ड, गोल्ड है ना जी, हाँ गोल्ड पीसेस। तो जो सबसे बड़ा वाला मास है वो क्या है, m2 माइनस m1, क्योंकि देखो 20.17 बड़ा है, 20.15 छोटा है, तो ये कितना हो गया, 20.17 ग्राम माइनस 20.15 ग्राम हो गया, है ना। अच्छा मैंने इसको किलोग्राम में क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी वो ग्राम में दे रखा है और मुझे मास, गोल्ड पीसेस का ही मास निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो फिर क्यों चेंज करूं मैं। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.2 ग्राम आ जाएगा। और देखो जी ये भी डेसिमल के 2 प्लेस तक है, इसमें भी डेसिमल के 2 प्लेस तक है, तो फाइनल आंसर भी क्या आ जाएगा, 0.02 ग्राम आ जाएगा। इसको कोई भी राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राउंड ऑफ हो ही नहीं रहा, क्योंकि इसमें जो गिवन नंबर है वो भी डेसिमल के 2 प्लेस तक था जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और जो फाइनल आंसर आया वो भी डेसिमल के 2 प्लेस तक ही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आई होप समझ आ गया होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कैसे कैरी आउट करते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं एक और रिजल्ट। इसमें हमसे क्या बोला गया, ऐड करना है 7.21 को 12.141 और इन सब नंबर्स को अप टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो सिंपल ऐड कर देते हैं इसको, है ना। देखिए 7 पॉइंट क्या हो गया 21, और अगला क्या हो गया, पहले बड़े वाले नंबर को लिख लेते हैं, चलो 12.141, अगला क्या हो गया 7.21 और आगे 0 लगा दो, है ना, क्योंकि ऐड करना है। और अगला क्या हो जाएगा 0.0028, तो इसमें भी 0 और इसमें भी 0। चलिए अब ऐड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 8, ये कितना आ गया हमारे पास 3, बहुत बढ़िया जी, ये 5 और ये 3.19, आंसर कितना हो गया 19.3538 आ गया जी, है ना। देखना कुछ गड़बड़ ना करूं, 19.3538।
अब क्या करना है, इसको करना है राउंड ऑफ कितने प्लेस तक, जो सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस तक है, तो इसी में है डेसिमल के प्लेस के बाद दो, डेसिमल के बाद दो ही प्लेस तक है, तो मुझे दो ही प्लेस लाना है, यानी इन सबको हटाना पड़ेगा। और अगर आप 3 को ड्रॉप करेंगे तो 3 क्या है, 5 से छोटा, तो 5 से छोटा है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 19.35 आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान सा है, 19.35 हो गया। समझ आई बात? सबको प्रैक्टिस करना है, ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा होता हूँ स्क्रीन पे, क्या करना है, पहले समझ लेना है, उसके बाद स्क्रीन को पॉज करना है, और जब पहले खुद से करना है, और फिर उसके बाद मेरे करे हुए आंसर्स को देखना है। अगर मैच नहीं करता है तो फिर आप देखो कि मैंने कैसे किया और आपने कैसे किया, और उसमें अगर कोई दिक्कत लग रही है तो फिर से देख लो आप वीडियो में, है ना। और अगर कोई दिक्कत लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, कोशिश करूंगा कि मैं जितने बच्चों के डाउट्स हो सके वो सारे डाउट्स ले सकूं। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो रूल पढ़ना है हमें बच्चों, किसका पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। तो अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या था, अगर आप ध्यान से देखिए तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया कि जो फाइनल आंसर होगा, जो गिवन नंबर्स जिन जिनको आप ऐड कर रहे हैं, उनमें जो सबसे ऐसा नंबर होगा जो जिसके बाद डेसिमल के पास बाद सबसे कम डिजिट होगा, हमें फाइनल आंसर को भी वैसे ही बनाना होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करना होता है कि जो फाइनल रिजल्ट आए, बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं जिनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, करने के बाद जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर होगा, जो गिवन नंबर्स है उनमें से, है ना, जो नंबर जिन जिनको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया होगा, उनमें जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होता है, हमें फाइनल आंसर को भी वैसा ही बना करके लाना होता है। मतलब सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर बना करके लाना होता है। तो हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस के साथ देखेंगे इस बात को। तो रूल जैसा मैंने आपको बता दिया कि इन द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स टू दैट ऑफ ओरिजिनल नंबर विद मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना, कि जो फाइनल आंसर होगा उसमें भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जितना ओरिजिनल में सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन से करते हैं तो ज्यादा समझ आएगा, है ना। अच्छा, क्या बोला गया कि हमारे पास एक सब्सटेंस है 5.74 ग्राम का ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्यूपाई 1.22 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। मतलब आप अगर देखिए कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई भी कुछ भी हो सकता है जिसको हमने कहीं पे रखा, तो उसका जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है 5.74 ग्राम, और वो कितनी स्पेस ले रहा है अपने आप को ऑक्यूपाई वहां पे रहने के लिए, तो वो कह रहा है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और हमसे बोला गया कि एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द व्यू। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जी, मास अपॉन वॉल्यूम। एम क्या है मास, वी क्या है वॉल्यूम, और ओ क्या है डेंसिटी। तो मास क्या है बच्चों 5.74, और ये कितना हो गया 1.2, ये तो ग्राम है, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया, है ना, ये ग्राम और ये सेंटीमीटर क्यूब। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे, देखिए डिवाइड करने के बाद आपको ये इतना तो समझ आ रहा होगा कि ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला नंबर क्या है, छोटा है। तो मेरे पास जो भी नंबर आएगा कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो वो 1 से बड़ा ही आने वाला है ना। आप देखो ये कटने वाला भी है, तो अगर आप काटना चाहो तो इसको काट सकते हो। अगर मैं इस ग्राम, मतलब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ग्राम और सेंटीमीटर को बाद में यूज कर लेंगे। तो अगर मान लो मैं 5.74 और 1.2 लिखूं, डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसके बाद 100 आ जाएगा। तो ये तो चलो अलग बात हो गई। इसको करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 आ जाएगा। इसके बाद 1 7 2 8 जा 16, और 2 7 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे 287 को, है ना, किसको, किससे, 6 से, तो अब देखिए कि हमारे पास आंसर क्या आने वाला है। 287 को डिवाइड करोगे 6 से, तो 6 4 जा क्या हो जाएगा 24, 4 7 बचा, और 6, अब इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास 4 7 हो गया, और 6 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 6 7 जा कितना होता है 42, 6 7 जा कितना हो गया बच्चों 42 हो गया इसका। अब अच्छा कितना था 47 था, तो 3 हो गया। 3 से फिर एक डेसिमल प्लेस करोगे तो 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6, मतलब इसको पूरा डिवाइड करोगे ना 47.83 के आसपास आ जाएगा, और डिवाइड करोगे तो ये 10 आ जाएगा आपके पास, तो ये कितना हो गया 4.783 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया आपके पास। समझ गए? डिवीजन कर लेना सिंपल। देखो अगर किसी को समझ नहीं आ रहा होगा तो ऐसे डिवाइड कर लो, आप सबको रूल पता है, 7 से डिवाइड 6 से डिवाइड करने पे 6 4 जा कितना होता है 24 हो गया, 4 7 फिर से कितना हो गया 6 7 जा 42, है ना। देखो मैं इस तरीके से कर रहा हूं, 3 डेसिमल प्लेस करोगे 0 आ जाएगा, है ना, 6 6 जा 36 होता है, 6 6 जा 36 होता है। तो अगर आप डिवाइड करोगे इन सबको तो आपको आपके पास क्या हो जाएगा नंबर आ जाएगा इसका, है ना। देख लेना ध्यान से इसको डिवीजन करने के बाद, तो 4.784 आ गया। और अब आपको क्या करना है राउंड ऑफ करना है, क्या करना है राउंड ऑफ करना है। सबसे कम क्या करना है आपको, इसके अंदर ऐसे नंबर्स बनाने हैं, देख लेना डिवीजन में कुछ गड़बड़ ना हुआ हो इसके अंदर। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या आ गया 47 आ गया, अच्छा 30 था ना, 6 5 जो क्या हो रहा है बच्चों 30 हो रहा है इसका। चलो बहुत अच्छी जी, बहुत अच्छा जी। तो ये 47 पॉइंट, ये इतना नहीं आएगा, इसको चेंज करते हैं, रुकना 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 रुकना, ये आ जाएगा आपके पास कितना, पूरा देखते हैं इसको,
क्योंकि हमने तो डिवाइड कर दिया 287 को। तो जब 287 को डिवाइड कर दिया, देख लेना फिर से क्या कर रहा हूं मैं, 6 4 या 24, 4 7 हो गया, 6 7 या 42 आ गया। अच्छा 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 42, ये 5 आ रहा है ना, 5 आ रहा है, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा था वहां पे, 5 आ गया। अब डेसिमल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 8 जा 48 आ जाएगा, बिल्कुल 48 20 6 3 जा 18 आ जाएगा। तो मैंने बिल्कुल सही कैलकुलेशन करा था, 47.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, है ना। अब देखो, अब हमारे पास क्या कहता है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए वो उतना ही होना चाहिए जितना कि हमारे पास ओरिजिनल नंबर में मिनिमम के पास है। तो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं जी, 3। 5.74 के पास 3 हो गए, और 1.2 के पास कितना आ गया हमारे पास, 2 हो गए। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, हमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर बनाना होता है। अच्छा, इसको डिवाइड करेंगे ना, 10 भी था यहाँ पे, तो हो जाएगा 4.783 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसको हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 4.8, मतलब 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर लाना है। तो अगर आप 2 को लाना है तो इन दोनों को रखो, बाकी को हटा दोगे, और बाकी को हटाओगे तो राउंड ऑफ वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा। 8 क्या 5 से बड़ा है, तो अगला क्या हो जाएगा, पिछले वाले में मतलब पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे, तो 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। समझ आई बात यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम ले लिया इस क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया, बट आई होप समझ आएगा। मैंने इतना टाइम इसलिए लिया ताकि आपको समझ आ सके कि प्रॉपर तरीके से कैसे करते हैं इन सब चीजों को। अब देखिए अगला क्या है, हमसे बोला गया सिंपल सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है, किसके नंबर को, 75.5 लिख लो जी, 75.5 125.2 हो गया, और 0 पॉइंट क्या हो गया 51 हो गया। अब आपको क्या करना है, इस पूरी कैलकुलेशन को अच्छे से कंप्लीट करना है। आप सब लोग जानते हो कि कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन वाली बात है। अगर आप पूरे नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4820 पॉइंट, आपके पास कितना आ जाएगा 826, ये नंबर आ जाएगा आपके पास, है ना। कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो देख लीजिए 4820.826 आ गया। और जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसके पास 2 है, इसके पास 4 है, और इसके पास क्या है 3 है, तो मुझे फाइनल आंसर को 2 में बनाना पड़ेगा। अरे लेकिन यहां तो कितने नंबर है, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 और 3 7, टोटल 7 है, और मुझे बनाना किसमें, 2 में, मुझे बनाना किसमें, 2 में। अब आप देखो कि क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब ये देखो कि 4 और 8 को तो नहीं हटा सकते आप किसी भी तरीके से, 4 और 8 क्या है, ओरिजिनल नंबर है, तो उसको तो नहीं हटा सकते बिल्कुल भी। तो 4 8 अगर सिर्फ 48 आ जाए तो मेरा 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं हम, अगर सिर्फ 48 आता है तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि इतने बड़े नंबर को सिर्फ 48 लिखा जा सकता है, आंसर है बिल्कुल नहीं। लेकिन हम ये भी तो कर सकते हैं, इसके आगे 0 लिख सकते हैं, क्योंकि रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी नॉन जीरो डिजिट के आगे 0 लाई करता है और उसमें कोई डेसिमल और कोई यूनिट नहीं है तो वो 0 काउंट नहीं होता है। और अगर काउंट नहीं होगा तो देखो कितना हो गया, 4820.826 को राउंड ऑफ करके बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना होता है ना। तो ये आंसर क्या आ गया, 4800 आ जाएगा, क्योंकि इसका भी सिग्निफिकेंट कितना है, 2 है, और वो इसको मैच कर रहा है। समझ आई बात, समझ आना चाहिए बहुत अच्छे से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि देखिए हमने अभी तक क्या करा कि हमने सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट कर लिया, राउंड ऑफ का रूल सीखा, उसको बड़े सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करके भी देख लिया, है ना। मैंने पहली वीडियो में बताया था और आज भी यही बता रहा हूं कि मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ाता चलूं, मेरा टारगेट ये है कि मैं आप लोगों को उस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा सकूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को हम नहीं कर पाएंगे, उस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर सिर्फ पढ़ने का क्या मतलब है, पढ़ तो आप रहे ही अभी भी, है ना। तो मेरे साथ पढ़ने का एक बेनिफिट यही है कि आपको क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस होगी। चलिए, है ना। अब अगला टॉपिक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, क्या है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। क्या होता है जी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन? नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप बात करो तो आपके लिए एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एक नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्सेशन में जब भी कोई 2 आदमी बात करता है उसके लिए एक्यूरेसी वही चीज होता है जो प्रिसीजन होता है ना। मतलब वो एक्यूरेसी को ही प्रिसीजन और प्रिसीजन को एक्यूरेसी मान लेता है, जबकि ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। एक्यूरेसी क्या होता है कि आपने मान लीजिए किसी चीज की वैल्यू को कैलकुलेट किया है ना, कोई भी कैलकुलेशन करी, जैसे हमने अभी डेंसिटी कैलकुलेट किया था मान लीजिए, है ना। अब हमने डेंसिटी कैलकुलेट किया और उसकी डेंसिटी की वैल्यू पहले से कुछ और है, आपको पता है कि पहले से इसकी डेंसिटी इतनी होनी चाहिए, और आपने कैलकुलेट करके निकाला। तो मान लीजिए किसी एक फिजिकल क्वांटिटी x का जो ट्रू वैल्यू है वो मान लीजिए a है, ठीक है, और आपने इसी को जब कैलकुलेट करा तो आपके पास आ गया कितना, b आ गया कोई नंबर। ध्यान समझना, एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं कि x कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका ट्रू वैल्यू कितना है आपके पास, a है, आपको पता है बहुत अच्छे से पहले से कि ट्रू वैल्यू इतना है, और आपने जब उसको कैलकुलेट किया तो आपके पास क्या आ गया, एक नंबर b आ गया। अब देखना ये होता है कि a और b के बीच में कितना क्लोजनेस है या कितना दूरी है ना। मतलब जो a नंबर है, जो ट्रू वैल्यू होना चाहिए था, और जो आपने निकाला है, क्या वो दोनों वैल्यूज एक दूसरे के आसपास है या नहीं है ना, आसपास है या नहीं है।
और अगर दूर है तो वो एक्यूरेट नहीं हो सकता, दोनों वैल्यूज। और अगर ये बहुत पास पास में एक दूसरे के, सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के बहुत पास पास है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्यूरेट बोलेंगे। प्रिसीजन इस बात पे मैटर करता है कि आपने जो कैलकुलेट करके निकाला है वो डेसिमल के कितने प्लेस तक कैलकुलेट करके निकाला है, समझ आई बात। तो जितना ज्यादा डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट करेंगे उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा। सो एक्यूरेसी इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। जैसे मैंने कहा कि जो मेजर करके लाओगे ट्रू वैल्यू से कितना पास है कितना दूर है। और ये कहता है डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट्स ऑफ टू ईच अदर, मतलब जो आपने मेजरमेंट की निकाला है, अलग अलग मान लो मेजर्ड वैल्यू निकाली होगी, अभी हम सब एग्जांपल के साथ समझेंगे तो समझ आ जाएगा। तो वो जो रिजल्ट्स हैं, जो आपने रिजल्ट्स कैलकुलेट करके निकाला है, एक तो डेसिमल के कितने प्लेस तक निकाला है, और दूसरी बात आपने क्या किया है, जो वैल्यूज हैं वो आपस में कितने क्लोज हैं या कितने दूर है। ट्रू वैल्यू से उसका कोई मतलब नहीं है, ट्रू वैल्यू से उसका कोई मतलब नहीं है। जो वैल्यूज आपने निकाली है एक ही फिजिकल क्वांटिटी की, वो आपस में कितना क्लोज है। जैसे एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, एक्स का ट्रू वैल्यू क्या है, ए है, बहुत बढ़िया जी। एक मेजर्ड वैल्यू क्या है, मान लीजिए ये m1 है, पहली मेजर्ड वैल्यू है, और दूसरी मेजर्ड वैल्यू क्या है, b है, ये मान लो m2 है। अब ये दोनों अगर आपस में पास, सॉरी सी ले लो इसको, है ना, अगर b और c आपस में क्लोज है ना, तो ये क्या होगा, प्रिसाइज हो जाएगा। और अगर बी और सी आपस में क्लोज नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये फिर प्रिसाइज नहीं होगा। तो एक्यूरेसी बिल्कुल अलग बात है, प्रिसीजन अलग बात है। हो सकता है कि जो आपने कैलकुलेशन करी हो वो एक्यूरेट भी हो, प्रिसाइज भी हो सकता है कि वो एक्यूरेट हो प्रिसाइज ना हो सकता है वो प्रिसाइज हो बट एक्यूरेट ना हो, तो सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम सब जानते हैं आर्चरी का गेम होता है, तो आर्चरी के गेम में जो बिल्कुल बीच वाला लाइन होता है, ये क्या होता है, बिल्कुल परफेक्ट 10 होता है, मतलब जो भी यहाँ हिट करेगा उसको बिल्कुल परफेक्ट 10 मिलता है ना। तो मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो आर्चरी का गेम खेलना जानता है, और उसने क्या किया, 4 शॉट्स मारे। क्या किए, 4 शॉट्स मारे। मान लो 4 अलग अलग लोगों के एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं, है ना। तो पहले जो प्लेयर है, मान लो ये P1 है, पहला प्लेयर है, ये दूसरा प्लेयर है P2। पहले प्लेयर ने क्या किया, देखो एक शॉट तो बिल्कुल परफेक्ट 10 पे बीच में मारा, बाकी एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे, सब आपस में अलग अलग है ना, सब आपस में अलग अलग। उनका ट्रू वैल्यू से भी कोई लेना देना नहीं है, मतलब इस बीच से भी कोई, बीच में तो एक ही हिट हुआ है, बाकी सब अलग अलग जगह पे है ना, बाकी सब क्या है, अलग अलग जगह पे। तो ये जो रिजल्ट है ना, तो ये एक्यूरेट है और ना तो प्रिसाइज है। मतलब एक्यूरेसी तो तब आता है ना जब ये यहाँ हिट होता, जब ये यहाँ हिट होता है, तो ये एक्यूरेट नहीं है और ना ही प्रिसाइज है। क्योंकि अगर ये पास पास हिट हो जाए, बेशक वो बीच में हिट ना हो, लेकिन अगर पास पास हिट हो गया तो फिर वो प्रिसाइज हो जाएगा। जैसे अगर आप इस एग्जांपल इसमें देखिए, जो दूसरे प्लेयर ने हिट किया वो बिल्कुल परफेक्ट 10 के पास नहीं कर रहा है, मतलब वो एक्यूरेट तो नहीं है, उसका जो निशाना है वो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन वो आपस में जितने भी निशाने उसने लगाए हैं वो सब एक ही जगह पे जाके लगाए, या लगभग लगभग एक ही जगह पे जाके लगाए, तो ये प्रिसाइज है ये सारा उसका निशाना, लेकिन एक्यूरेट नहीं है, समझ गए। तो इसमें क्या कहता है, लो एक्यूरेसी लो प्रिसीजन, इसमें क्या है, लो एक्यूरेसी बट हाई प्रिसीजन। सारे जो हिट है वो एक ही जगह जाकर के लगे। अगला देखिए, अगला एग्जांपल समझ आएगा आपको अभी। अच्छा, ये मान लीजिए थर्ड प्लेयर है ना, और ये क्या है, P4 है। अब थर्ड प्लेयर ने देखो कि बिल्कुल वो जो परफेक्ट 10 वाला रिंग होता है ना, वहीं जाके हिट किया है सारे, लेकिन सारी वैल्यूज एक दूसरे से दूर 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 दूर, मतलब ये यहां लग रहा है, ये यहां लग रहा है, एक यहां लग रहा है, एक यहां लग रहा है, एक यहां, मतलब इनके आपस में कोई क्लोजनेस नहीं है। तो ये एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है, समझ आई बात। ये एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी क्यों है, क्योंकि जहां हिट होना चाहिए था वहीं हिट हो रहा है, लेकिन जितने भी उसने एरो हिट किया है वो सब अलग अलग जगह पे, इसलिए प्रिसाइज नहीं है। लेकिन जब आप इस फोर्थ प्लेयर के हिट को देखेंगे तो देखिए जहां हिट होना चाहिए था वहीं हिट हुआ है, और सारी वैल्यू जो एरोज हैं वो भी एक ही जगह पे है, मतलब उनके बीच का क्लोजनेस बहुत पास पास है। तो ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है ना। तो समझ आया होगा कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है। इसको नंबर्स में समझ लेते हैं जरा एक बार को, है ना। देखिए अब क्या है कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जिसने किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू क्या है 0.250 है, 0.250 है मान लीजिए, है ना, मीटर है। मान लो मैंने बोला कि भैया एक स्केल है, इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, 0.250 मीटर है। अब मुझे इसको मेजर करके बताओ आप सब लोग कि क्या आपका भी आंसर यही आता है नहीं आता है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बोला जाएगा इस तरीके से कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले स्टूडेंट ने भैया क्या किया है, देखना स्टूडेंट का पहला मेजरमेंट क्या कहता है, 0.25 मीटर। पहली बात तो उसने डेसिमल के दो ही प्लेस तक कैलकुलेट किया। दूसरा मेजरमेंट कितना आया 0.20, और तीसरा कितना आया देखो 0.24 मीटर। अब सब आपस में एक दूसरे से बहुत दूर दूर, सब आपस में एक दूसरे से बहुत दूर दूर, और ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है। देखो ये क्या है 0.23, जबकि लाना क्या चाहिए था मुझे 0.250। तो ना तो ये एक्यूरेट है ना ये प्रिसाइज है ना। अच्छा इसको देखो, जो ये वाला रिजल्ट है इसको दूसरे कलर में चेंज कर लेते हैं ना।
कलर चेंज करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा। चलिए कौन सा ले, रेड ले लेते हैं। अब देखो तो जो सेकंड स्टूडेंट है उसका मेजरमेंट 1 क्या कहता है, 0.250, मतलब मेरा आंसर भी 2, मतलब मैंने बोला था ट्रू वैल्यू भी 0.250 है और उसका मेजरमेंट भी 0.250 आया। दूसरी मेजरमेंट कितनी आई है, 0.251 मीटर है और अगला 0.250, और इन सबका एवरेज लेने के बाद क्या मिला, 0.250, क्योंकि यही तरीका होता है इन सबको कैलकुलेट करने का, मेजर करने का, कि आप किसी भी एक चीज को मेजर कर रहे हो, इसकी 2 से ज्यादा मेजर्ड वैल्यू निकालो और उन सबका एवरेज लो और फिर कंपेयर करो ट्रू वैल्यू के साथ। तो अब आप देखो कि जो ट्रू वैल्यू होना चाहिए था, जो ट्रू वैल्यू होना चाहिए था वैसा ही है और डेसिमल के 3 प्लेस तक है, तो ये एक्यूरेट भी है और ये प्रिसाइज भी है। डाटा में इस तरीके से ही कुछ कुछ देखा जाता है इसका, है ना। तो आई होप सबको समझ आया होगा कि एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, नंबर्स के साथ भी और बाकी एग्जांपल्स के साथ भी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसके अंदर। तो हमने एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये सब कुछ अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब जब हम आगे जाएंगे तो देखिए अब आपको क्या है, 2 डायग्राम्स दिख रहे हैं इसके अंदर, है ना। अब ये 2 डायग्राम्स लेने का मेरा क्या पर्पस है, अब ये आपको एक स्केल दिख रहा है, ये स्केल है, मीटर स्केल है, सेंटीमीटर स्केल कह सकते हो, है ना। इसके ऊपर क्या है, एक पेंसिल रखा गया है और आपको बताने के लिए बोला गया कि बताइए भैया इस पेंसिल का मेजरमेंट कितना है। देखो 0 से तो स्टार्ट हुआ ये, है ना। अच्छा ये बिल्कुल एंड वाले को, ये 0 से स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ पे ये क्या है, 0 पे है, ये इसकी तो टिप है यहाँ पे। अब अगर आप आखिरी वाले नंबर्स को देखो, है ना, तो कोई हो सकता है इसको रीड करे, ध्यान से देख रहे हो, इसको रीड करे। अब ये कोई इसको रीडिंग कितना लेगा, और कोई हो सकता है कि इससे रीड करे इसको, कोई हो सकता है इससे रीड करे। अब दोनों ही रीडिंग्स को देखना, तो 10 के आगे है, कितना आगे है जी, 10 और 11 के बीच में, मतलब 2 नंबर्स के बीच में सेंटीमीटर स्केल में कितने डिविजन होते हैं, तो आंसर है 10। 10 डिवीजन में ब्रेक करते हैं, देख लो, काउंट करके देख लोगे, 10 डिवीजन आ जाएगा, बहुत बढ़िया जी। अब आप देखो कि 10 के आगे है और कितना आगे है, तो कोई मान लो किसी 2 अलग अलग लोगों ने इसकी रीडिंग्स बताई, 2 अलग अलग लोगों ने रीडिंग्स बताई। अब होता क्या है कि जब हम देख रहे होते हैं ना, तो जैसे मैंने कहा कि कोई हो सकता है कि यहां से इसको देखे, उसको ये दिखाई दे और किसी को ये दिखाई दे, समझ रहे हो बात को। तो इस पहले वाले के लिए मान लो ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है जो उसको देख रहा है, उसकी लेंथ लिख रहा है, तो पहले पर्सन के लिए 10 के बाद 2 तो लाइंस दिखाई दे रही है और उसके बाद उसको क्या दिखाई दे रहा है, अगला नंबर कहां गया जी, यहाँ पे अगला नंबर कहां है, अगले मतलब 10 पॉइंट, मतलब 10.5 से पहले है, तो 10.2 और 10.3 के बीच में दिखाई दे रहा है, तो उसको 10.2 तो दिख रहा है लेकिन अगला नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, क्या आगे कहां पे। अब इसकी रीडिंग क्या लिखी जाए, इसकी रीडिंग क्या लिखी जाए। अच्छा इसको क्या दिख रहा है, 3, मतलब 1 2 3, ये तो क्रॉस हुआ, उसके आगे 4, तो 3 और 4 के बीच में दिख रहा है, मतलब 10 के आगे 3 लाइंस और उसके बाद जो अगला 4 लाइन है उसके बीच में दिखाई दे रहा है, मतलब इसको 10.3 तक तो श्योर है लेकिन आगे ये श्योर नहीं है कि आगे कितना होगा, है ना। अब आप देख रहे हो, तो हो सकता है कि ये जो आंसर लिखे ये 10.2 भी लिख सकता है और हो सकता है ये 10.3 भी लिख सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि उसको 2 के आगे दिखाई दे रहा है, 2 और 3 के बीच में, मतलब 10.2 और 10.3 के बीच में दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि ये 10.2 लिखे और 10.3 भी लिख सकता है, और ये क्या लिख सकता है बच्चों, 10.3 या 10.4 लिख सकता है। समझ आई बात, यानी ये कोई भी एक्यूरेट तरीके से नहीं कह सकता कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। अब मान लो कि ये अगर इसने लिखा और इसने लिखा, तो वो कैसे बताए इस बात को कि कौन सी रीडिंग है इसकी। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अपरेंट व्यूइंग होता है ना, किसी को कहीं से दिखाई देता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये कोई कंटेनर है और इसके अंदर क्या है, लिक्विड रखा गया होगा कोई भी। अब आप देखो कि इसके हिसाब से जो बड़ा वाला पर्सन है उसके हिसाब से क्या कह रहा है, इट लुक्स लाइक 82 सेंटीमीटर क्यूब फ्रॉम वेयर आई स्टैंड। जहां से वो देख रहा है उसको दिख रहा है कि इसके अंदर जो पानी होगा या जो भी लिक्विड है वो कितना है, 82 सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन इसके लिए ये क्या है, इट लुक्स लाइक 80 सेंटीमीटर क्यूब फ्रॉम टू मी, मतलब इसके लिए है 82 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, और इसके लिए क्या है बच्चों, 80 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो वॉल्यूम तो उतना ही होगा, ऐसा हो सकता है कि उस कंटेनर के अंदर जो भी लिक्विड रखा गया हो, क्या उसका वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है, मतलब 2 अलग अलग लोग देखेंगे तो इसका मतलब थोड़ी हो जाएगा कि वॉल्यूम हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, वॉल्यूम तो उतना ही है लिक्विड का, लेकिन 2 अलग अलग लोग अलग अलग जगह से देख रहे हैं, इसीलिए उनको अलग अलग दिखाई दे रहा है, यानी एरर है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में, है ना। अगर ये 82 कह रहा है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि 82 सही है या 80 सही है। तो सवाल है कि जैसे इसमें कि अगर कोई मान लो 10.2 और 10.3 बताए
तो 10.2 भी सही हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ऐसी 10.3 भी सही और गलत हो सकता है। यानी ये जो चारों वैल्यूज हैं ये सब आपस में सही और गलत हो सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं जब हम किसी चीज की मेजरमेंट करते हैं या देख करके बताते हैं, तो जो भी रीडिंग्स हम बताते हैं, जो भी वैल्यू हम बताते हैं, ये पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता कि ये उतना ही सही है या गलत है। मतलब जो मैंने बताया वो पक्के तौर पे सही है, कोई नहीं कह सकता इस बात को। क्यों? क्योंकि रीडिंग लेते टाइम कोई ना कोई गलती हो सकती है, या हो सकता है हमारे देखने में गलती हो सकता है कि उस डिवाइस की गलती हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो एरर एग्जिस्ट करता है ना। तो मेरा अगला जो टॉपिक है वो वही एरर एनालिसिस के ऊपर लाई करता है। समझ आई बात? अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक चीज मैं बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि ये जो पार्ट है ना, देखिए एनसीईआरटी में क्या था, इससे पहले सिलेबस से हट गया था, एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा होता था इस साल से पहले तक। मतलब 2024 की बात करूं तो एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं था, लेकिन इस साल के एनसीईआरटी में इन लोगों ने क्या कर रखा है, जो रिलेटिव एरर है, जो परसेंटेज एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, इन सब चीजों को मेंशन कर रखा है ना। तो मैंने सोचा कि इन सब बातों को करवा दिया जाए। वैसे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो आता ही है, तो उसके हिसाब से तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही है। चलिए, तो जिनको अगर लगे कि भाई ये नहीं पढ़ना है वो ना पढ़े, मतलब एनसीईआरटी में मेंशन है, सीबीएसई के सिलेबस में ये प्रॉपर्ली मेंशन नहीं है एरर वाला पार्ट, लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए मैं इस बात को करा दे रहा हूं कॉम्पिटेटिव पॉइंट के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है ही है। चलिए, तो क्या है कि जैसे मैं कह रहा था कि कोई भी मेजरमेंट जब आप लोगे तो आप पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि ये सही है या गलत है। तो क्या होता है कि हर मेजरमेंट का अपना एक ट्रू वैल्यू होता है और एक जो हम मेजर करके लाते हैं वो मेजर्ड वैल्यू होता है। तो जो भी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। सो द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड व्हाट? एरर। सिंपल सिंपल तरीके से समझ आई बात? याद रहेगा कि एरर क्या होता है? जब भी निकालेंगे जी एरर, तो क्या बोलेंगे? जो भी ट्रू वैल्यू है, जो भी ट्रू वैल्यू है और जो भी मेजर्ड वैल्यू है उसको माइनस कर दो, आपके पास एरर आ जाएगा, है ना। ये जितना ज्यादा होगा ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस, एरर उतना ज्यादा होगा, जितना छोटा होगा एरर उतना छोटा होगा। बहुत बढ़िया बात जी। दो तरीके के एरर होते हैं मोटे मोटे तौर पे, अगर हम उसको पूरा ओवरऑल अगर हम एनालाइज करके बताएं तो दो तरीके से हम बात कर सकते हैं कि दो तरीके के मेन एरर्स होते हैं, बाकी और तो हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर ही सकते हैं। एक होता है सिस्टमेटिक एरर और एक होता है रैंडम एरर। अब नाम से पता है, देखो सिस्टमेटिक एरर यानी सिस्टम का एरर, है ना, जिससे आप मेजर्ड कर रहे हो, है ना, उसका एरर। और रैंडम तो पता ही है, रैंडम कुछ भी हो सकता है, कोई भी उसकी वजह हो सकती है रैंडमनेस की, है ना। तो एरर दैट टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो। और इसका एक मतलब ये होता है कि जैसे कोई डिवाइस है, जैसे कि एग्जांपल के लिए बताता हूं कि अभी हमने जो लिया था, मान लीजिए कि मीटर स्केल है ना। अब हो सकता है कि मीटर स्केल में हमने कहीं और से देख लिया हो, मतलब जहां से स्टार्ट करना चाहिए, मान लो 0 यहाँ पे, हमने यहाँ से देख लिया होगा इसका, है ना। या कई बार आपको दिख रहा होगा कि जो मीटर स्केल होता है ना वो ब्लर्ड होता है। जो मीटर या सेंटीमीटर स्केल आप लोग यूज करते होगे वो कांच का होता है और वो बहुत दिन यूज करने के बाद बहुत ब्लरी सा हो जाता है। तो जब आप उसको देखोगे तो आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देगा कि स्टार्टिंग पॉइंट कहां से स्टार्ट हो रहा है ना, या एंड वाला पॉइंट कहां से स्टार्ट हो सकता है। तो वो हो सकता है कि उसका एरर हो। आप सब लोगों ने मीटर एमीटर यूज कर रखा होगा, वोल्ट मीटर यूज कर रखा होगा। तो क्या होता है कि वोल्ट मीटर की जो ये सुई होती है ना वो बिल्कुल 0 पे होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि जब आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया हो तो पहले यहाँ पे रहा हो, है ना, या उससे पीछे रहा हो। तो इसी चीज को बोला जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन। मोटे मोटे तौर पे ये बात याद रखना है कि सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? सिस्टम जनरेटेड एरर होता है और इसको ठीक किया जा सकता है। सो एग्जांपल, इनकरेक्ट कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना। जैसे मैंने कहा कि गलत तरीके से जो कैलिब्रेशन होता है या जो दिखने में ब्लरीनेस होता है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर के नाम से जाना जाता है और उसको ठीक किया जा सकता है। रैंडम एरर क्या होता है? अकर्स विच अकर्स रेगुलरली, रैंडमली है, नाम ही पता है। तो इसका कोई लॉजिक नहीं होता, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। मान लो क्या हुआ, अनप्रेसिडेंटेड फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई। मान लो आप जैसे ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपने जिस सोर्स से आपने वोल्टेज लिया है वो बहुत अनप्रेसिडेंटेड तरीके से, मतलब बिना किसी उसके, मतलब हमें पता नहीं है कि वोल्टेज चेंज होगा, लेकिन मान लो इंटरनली कुछ चेंज हुआ और वोल्टेज चेंज हो गया, है ना। टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया। जैसे अभी गर्मी का मौसम है, अब कभी टेम्परेचर थोड़ा कम होता है और कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो टेम्परेचर का चेंज आप पता नहीं लगा सकते कि जब तक आप एक्सपेरिमेंट करोगे तब तक टेम्परेचर वही रहने वाला है कि चेंज होने वाला है। और एक बात समझ लीजिए कि टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो बहुत सारी क्वांटिटीज अपने आप चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता रैंडम एरर के बारे में। तो चलिए इतना समझ आ गई कि दो तरीके का एरर होता है, सिस्टमेटिक और रैंडम एरर होता है। एरर को कैलकुलेट करने के लिए ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देना होता है। चलिए बहुत बढ़िया बात जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब भी हम कैलकुलेशंस करेंगे ना एरर का, तो चार तरीके के हमारे पास एरर्स होंगे: एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर।
रिलेटिव या फ्रैक्शनल कह सकते हो। और इन सब चीजों को कैसे कैलकुलेट करा जा सकता है उसको हम एक एक करके समझते हैं। तो जो सबसे पहला है एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर कहता है कि आपने मान लीजिए किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी की आप अपने लैब में गए और आपने किसी एक फिजिकल क्वांटिटी जो भी आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया परफॉर्म करने के लिए, आपने उसकी मेजर्ड वैल्यू निकाली बहुत सारी, है ना, बहुत सारी वैल्यूज निकाली। कौन कौन सी निकाली जी? देखिए, लेट द मेजर्ड वैल्यू बी A1 A2 A3 अप टू AN। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ये क्या है? मेजर्ड वैल्यू है। अब आपको कैसे पता कि आपने जो वैल्यू निकाला है इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा सही है? तो बोला जाता है कि अगर आपको ट्रू वैल्यू निकालना है तो इन सबका एवरेज ले लीजिए, है ना। तो ट्रू वैल्यू बोलो या मीन वैल्यू बोलो, समझ आई बात? ट्रू वैल्यू बोलो या मीन वैल्यू बोलो, ये क्या होता है? ये इन सारे वैल्यूज का एवरेज होता है, इन सारे वैल्यूज का एवरेज। सो एवरेज ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यू, जितनी भी मेजर्ड वैल्यू है उन सबका एवरेज ले लो। तो अगर मैं इन सबका एवरेज निकालूं तो मैं इसको ना ए से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। और ए क्या है हमारे पास? ए कई बार ना इसको ए टी भी लिखा जाता है, इसको आप ए एम भी लिख सकते हो, है ना, कुछ भी लिख सकते हो। ये सब रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें ज्यादा मैटर नहीं करता ये सब। तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 और अप टू क्या हो जाएगा? AN अपॉन में क्या करो? N से डिवाइड करो। ये जो भी आया आपके पास, ये क्या आ गया? आपका ट्रू वैल्यू आ गया। जो भी एवरेज करके निकाला वो ट्रू वैल्यू आ जाएगा। बहुत बढ़िया बात जी। अब एरर के लिए मैंने आपको क्या बोला था? मैंने बोला था माइनस कर दो। तो जो अगला है हमारे पास वो एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर क्या कहता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एरर को डेल्टा से कैलकुलेट करा जाता है, और मान लीजिए डेल्टा A1 कैलकुलेट करेंगे, है ना, डेल्टा A1। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? जो भी ट्रू वैल्यू है, अगर मान लीजिए हमने इसको AM से रिप्रेजेंट किया है, मीन वैल्यू, और माइनस का क्या आ जाएगा? A1, ठीक है। जो भी मीन वैल्यू है उसमें से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन माइनस कर दो तो आपको पता लग जाएगा कि पहले ऑब्जर्वेशन में कितना एरर आया था। इसी तरीके से अगर आप दूसरे ऑब्जर्वेशन का एरर निकालोगे तो AM माइनस का AI आ जाएगा, और अगर इसी तरीके से आप nth ऑब्जर्वेशन के अंदर एरर निकालोगे तो ये AM माइनस का, सॉरी ये A2 था और ये क्या आ जाएगा? AN आ जाएगा। इन्हीं सब चीजों को अगर आप जनरल लिखना चाहते हो, जनरल एक फॉर्मूला, तो डेल्टा AI बराबर क्या हो जाएगा? AM माइनस का AI हो जाएगा। और ये ध्यान रहे A क्या होगा? 1 से बड़ा और बराबर, और मतलब 1 के आसपास हो, मतलब 1 से स्टार्ट होकर के n तक जाएगा। समझ आई बात? 1 की आई की जो लिमिट होगी वो 1 से लेकर के n तक जाएगा। समझ आई बात? चलिए, बहुत बढ़िया बात। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब देखो क्या है, इतनी सारी वैल्यूज में से मुझे कौन सी वैल्यूज लेनी थी, इसको पता लगाने के लिए हमने क्या किया? उन सबका एवरेज ले लिया। बहुत बढ़िया बात जी। अब अगर मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है, अगर ये पेन की लेंथ मेजर करूं तो ये इसकी पेन की लेंथ तो एक ही हो सकती है ना। अगर मैंने मेजर्ड करके बहुत सारी वैल्यूज निकाली हैं तो वो हमसे क्या सिखाया गया कि अगर मुझे एक वैल्यू लेना है तो उन सबका एवरेज ले लो। बहुत बढ़िया बात जी, निकाल लिया हमने। अब अगर मैंने सारे, अब मैंने देखा कि जो मैंने अलग अलग ऑब्जर्वेशन निकाला था वो ट्रू वैल्यू से कितना दूर है, या मतलब कितना एरर है उसके अंदर, तो ये हमने निकाल लिया और इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि एरर अलग अलग हो सकता है, एरर भी तो एक ही होना चाहिए। जैसे एक ट्रू वैल्यू होगा वैसे एरर भी एक ही हो सकता है। तो एरर, एक एरर निकालने का तरीका होता है, इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो अगली चीज वही करने वाले हैं हम, क्या निकालेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। और वो क्या होता है बच्चों? मीन एब्सोल्यूट एरर होता है द अर्थमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट। जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स निकाले हैं ना उन सबका एवरेज ले लो, है ना। तो हमने बोला डेल्टा ए एम, डेल्टा ए एम, और ये क्या आ जाएगा आपके पास? मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2। जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं उन सबका मॉड ले लो। क्यों क्यों लोगे मॉड? क्योंकि जब आप ये कैलकुलेट कर रहे हो, मान लो डेल्टा A मान लो 1 कैलकुलेट कर रहे हो, तो AM माइनस A1 कर रहे हो ना, तो हो सकता है ना कि मीन वैल्यू छोटा हो और A1 आपका बड़ा वैल्यू आया हो, है ना। मतलब मीन वैल्यू एक्चुअल में छोटा हो और जो A1 पहला ऑब्जर्वेशन वो आपसे बड़ा हो, तो वो हो सकता है नेगेटिव होगा। तो अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो ये नेगेटिव वैल्यू दे सकता है आपको। ये क्या दे सकता है? नेगेटिव, है ना। और अगर नेगेटिव भी दे सकता है या पॉजिटिव भी दे सकता है। तो नेगेटिव तो मीन में आता नहीं है, तो अगर नेगेटिव वैल्यू है तो मॉड लेकर के हम उसको क्या करेंगे? पॉजिटिव बना लेंगे। तो ये डेल्टा A3 और अप टू क्या हो जाएगा? प्लस का डेल्टा AN आ गया, और अपॉन में कितना आ गया बच्चों? N आ गया। समझ आई बात? इस तरीके से हम क्या करेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे। तो अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, रिजल्ट को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? इस तरीके से करा जाता है
कि ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसका मीन वैल्यू क्या है, एम है, लेकिन उसके अंदर इतना एरर हो सकता है, जो हो सकता है उसके अंदर सब्ट्रैक्ट करके आ जाए एक्चुअल वैल्यू और ऐड करके आ जाए। मतलब इसका मतलब यह है कि मान लो ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसके कहने का मतलब यह है, जब आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो तो उसका मतलब है कि मुझे ए की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसकी जो भी वैल्यू होगी वो एम में डेल्टा एम को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसके, और एम में डेल्टा एम को जो सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा, इन्हीं दोनों के बीच में होगा, है ना। मतलब ए का जो भी आंसर होगा, जो भी वैल्यू होगी, वो ए एम माइनस प्लस डेल्टा ए एम से लेकर के किसके बीच में लाई करेगा, ए एम माइनस डेल्टा ए एम के बीच में लाई करेगा। मतलब एग्जाम्पल से समझाता हूं कि मान लो हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी निकाला और मैं इसको बता रहा हूं 2 प्लस माइनस 0.2, 2 प्लस माइनस 0.2 बताया मैंने, तो मुझे नहीं पता कि ए की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, लेकिन मैं इतने पक्के तौर पे कह सकता हूं कि ए का जो भी वैल्यू होगा वो 2.2 से लेकर के कितना होगा, 1.8 के बीच में लाई करेगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि 1.8 से लेकर के 2.2 के बीच में लाई करेगा। तो मुझे नहीं पता कि ए की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, लेकिन हम एक रेंज प्रोवाइड करते हैं कि इसी रेंज के अंदर आ रहा होगा। समझ आई बात? अच्छा, अभी तक हमने ये सब जो भी करा ये तो खुद से करा। अब हमारी जो कैलकुलेशन है, जो हमने मेजर्ड वैल्यू निकाला, जो हमने एरर निकाला, जो हमने रेंज दिया, ये सब कितना सही है कितना गलत है, ये कैसे पता लगेगा? उसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर को यूज करते हैं, है ना। उससे पता लगेगा कि जो हमने मेजर्ड वैल्यू निकाली है, जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, ये एक्चुअल में कितना सही निकाला हमने। हो सकता है ना कि हमने सारी कैलकुलेशन करी हो, लेकिन वो उसके अंदर एरर बहुत ज्यादा आ रहा हो, है ना। तो उसको पता लगाते हैं रिलेटिव और परसेंटेज एरर से। तो रिलेटिव एरर क्या कहता है, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। यानी अगर मैंने कभी भी किसी भी नंबर को ऐसा लिखा हुआ देख लो कि ए बराबर क्या हो गया, ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम, क्या बोला मैंने, ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम, तो जो रिलेटिव एरर होगा, रिलेटिव एरर वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा डेल्टा ए एम अपॉन में ए एम। क्या बोला मैंने, डेल्टा ए एम अपॉन में ए एम आ जाएगा। समझ आई बात? और इसको डिनोट करते हैं मतलब डेल्टा ए से, ये रिलेटिव एरर, ठीक है। मतलब ये भी डेल्टा होता है, रिलेटिव एरर के नाम से याद रख लेना कि डेल्टा ए एम बाई ए एम हो जाएगा एक्चुअल में। तो रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, है ना। जो भी मीन एब्सोल्यूट एरर था उसको मीन वैल्यू से डिवाइड कर दो, और परसेंटेज एरर क्या होता है, जो भी रिलेटिव एरर आया है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा ए एम अपॉन ए एम इंटू 100 आ जाएगा, और इससे परसेंटेज एरर आ जाएगा। अब ये क्या बताएगा, देखो अगर मान लो आपका परसेंटेज एरर, आपने कैलकुलेशन करी, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आपने सारी ट्रू वैल्यू निकाली, मतलब मेजर्ड वैल्यू निकाला, उससे ट्रू वैल्यू, एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर सब निकाल लिया, है ना, मतलब लिखना सीख लिया हमने। अब आपको पता लगे कि भाई ये कितना सही है कितना गलत, तो आप देखिए परसेंटेज एरर कितना आ रहा है। अगर ये 5% के अंदर अंदर तक है, तब तो आपका कैलकुलेशन काफी हद तक सही होगा। लेकिन अगर ये 10%, 5% से ऊपर, मतलब 6, 7, 8, 9, 10% तक जा रहा है, तो उसका मतलब है कि आपने कैलकुलेशन जो करा है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलती करी है। समझ गए बात को? तो परसेंटेज एरर हमेशा 5% से कम होना चाहिए, मतलब 2-3% तक हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप कितना भी कुछ भी कर लोगे तो परफेक्ट से परफेक्ट कैलकुलेशन कर लो, परफेक्ट से परफेक्ट रीडिंग्स ले लो, तब भी आप ये पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि आपका बिल्कुल एररलेस आ जाएगा। एरर कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन अगर वो 5% से कम रहा तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। समझ आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रखा है हमसे कि एक्सप्रेस 20 पॉइंट, कलर चेंज कर लेते हैं जी पहले, है ना। क्या बोला गया, एक्सप्रेस 20 प्लस माइनस 2, है ना। अब जैसे ही दिखेगा 20 प्लस माइनस 2, तो मतलब ये कोई क्वांटिटी है जिसके अंदर ये 20 क्या है उसका मीन वैल्यू, और 2 क्या है उसका एरर, 2 क्या है उसका एरर है। और अगला क्या है 3 प्लस माइनस 0.6, तो 3 क्या है उस दूसरे क्वांटिटी का मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, और ये इसका मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। बहुत बड़ी बात। अब हमसे बोला गया इन दोनों को परसेंटेज एरर के टर्म से बताइए। तो अगर मैं 20 प्लस माइनस 2 में अगर मैं परसेंटेज एरर निकालूं, परसेंटेज एरर, तो क्या बोला गया, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी 2 और डिवाइड कर देंगे मीन वैल्यू 20, और इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 2 से 10 टाइम्स में और 10 से 10 टाइम्स में, है ना। तो ये कितना आ गया, 10% आ गया। तो जो अगर हम एक्सप्रेस करेंगे ना इसको, तो ये कितना रहेगा 20 प्लस माइनस का 10%, ऐसे एक्सप्रेस हो जाएगा जी। अगला क्या है, देखो अगला नंबर है 3 प्लस माइनस 0.6, है ना। तो अगला क्या हो जाएगा, इसके अंदर जब परसेंटेज एरर निकालोगे आप, तो ये आ जाएगा, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो कितना है
0.6। दूसरा वाला नंबर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। 0.6 डिवाइडेड बाय 3 इनटू 100 हो जाएगा इसका, है ना। तो अब अगर आप इसको देखो तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 60 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 60 डिवाइडेड बाय 3 और ये कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा, 20%। यानी एक्सप्रेस जब आप करोगे तो 3 प्लस माइनस का 20%, इस तरीके से एक्सप्रेस करा जाता है जी, है ना। आई होप सारी बातें समझ आ गई हो। अगला बढ़िए, देखिए अब यहां तक हमने निकाल लिया कि परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है ना, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इन सब चीजों को। अगला क्या है कि जब भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन को करेंगे एरर नंबर के साथ, क्योंकि एक्चुअल में किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कैसे करना चाहिए, उसके एरर के साथ, कि उसका ट्रू वैल्यू क्या है और उसके पास कितना मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकता है प्लस माइनस के साथ। तो जब भी आप एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो आपको एरर के साथ अलग अलग तरीके से ट्रीट करना होता है, उसको क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से करना होता है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, एरर इन द एडिशन ऑफ द क्वांटिटी करेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक दो नंबर है ए और बी, और उन दोनों को ऐड करके क्या आ गया आपके पास, एक क्वांटिटी एक्स आ गया, है ना। अब ए खुद में कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो आंसर है ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम। बहुत बढ़िया जी। बी कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो बी एम प्लस माइनस डेल्टा बी एम आ जाता है ना। तो जब आप एक्स को रिप्रेजेंट करोगे तो ये भी तो एक्स एम प्लस माइनस डेल्टा एक्स एम आ जाएगा ना, है ना। तो जब आप इन दोनों नंबर को ऐड करोगे, एक्चुअल में एक्स को ऐड करने का मतलब क्या होता है, इन दोनों नंबर को ऐड करना। तो जब आप परफॉर्म करोगे तो ध्यान रखिएगा कि जो मतलब मीन वैल्यू आएगा, मतलब अगर आप a प्लस बी को ऐड करके x निकाल रहे हो, तो x का जो मीन वैल्यू आएगा या जो x का ट्रू वैल्यू आएगा, तो किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में जो ट्रू वैल्यू होता है रिजल्टिंग क्वांटिटी का, वो गिवन क्वांटिटीज के साथ वही मैथमेटिकल ऑपरेशन करके आता है ट्रू वैल्यू के साथ। जो गिवन नंबर है ना उसके ट्रू वैल्यूज को देखो और उन ट्रू वैल्यूज के साथ वही मैथमेटिकल ऑपरेशन करो जो आपको करने के लिए बोला गया। मतलब अगर मुझे एडिशन निकालना है ना, तो इसका एक्सएम क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना। जब मैं एक्सएम निकालूंगा तो जो भी गिवन नंबर का मीन वैल्यू है ए एम और बी एम, इसको ऐड कर दो, ठीक है जी, ऐड कर दिया। लेकिन ये एक्स के अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, तो इसका तरीका होता है डेल्टा एक्सएम हो जाएगा, जो भी गिवन एरर्स हैं उनको भी ऐड कर दो। तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, डेल्टा ए एम प्लस का क्या हो जाएगा, डेल्टा बी एम आ जाएगा। समझ आई बात। तो हमने मीन वैल्यूज को भी ऐड करा और एरर को भी ऐड कर दिया, और इस तरीके से आप ये और ये निकाल करके और रिजल्टिंग क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर दोगे। क्वेश्चन से समझेंगे अभी इस बात को, है ना। अगला क्या कहता है हमसे, अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, देखना, तो सब्ट्रैक्शन में अब क्या है, ए माइनस बी, फिर वही चीज, ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एम प्लस माइनस का डेल्टा ए एम, बहुत बढ़िया। और बी क्या आ गया, बी एम प्लस माइनस का डेल्टा बी एम आ गया, बहुत बढ़िया जी। अब आपको मैंने जैसे कहा कि एक्स के पास भी क्या होगा, दो चीजें, एक्स एम प्लस माइनस डेल्टा एक्स एम। अब समझना इस बात को, जब आप एक्स एम निकालोगे ना, तो जो इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट क्या, एक्चुअल हमसे क्या बोला गया था, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मीन वैल्यू को के साथ हमेशा वही मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है जो हमसे करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में। एडिशन है तो ऐड, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट। तो यानी एक्सएम क्या आ जाएगा, ए एम माइनस बी एम आ जाएगा। लेकिन जो मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा एक्स के अंदर, वो जो गिवन एरर्स है उनको ऐड करना है, उनको ऐड करना है, यानी डेल्टा ए एम और प्लस डेल्टा बी एम। समझ गए। तो दो क्वांटिटीज को ऐड करना होगा तब भी मीन एब्सोल्यूट एरर ऐड होंगे गिवन क्वांटिटीज के, और सब्ट्रैक्ट करना होगा तब भी मीन एब्सोल्यूट एरर सब्ट्रैक्ट होगा। मीन वैल्यू ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा, वो अलग हो सकता है, लेकिन एरर हमेशा ऐड होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया भैया, x प्लस 2y परफॉर्म करना है। क्या करना है हमें, x प्लस 2y परफॉर्म करना है। मैं कह रहा हूं इसको ना क्या कर लो, x प्लस y लिख लो, अभी ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए, है ना। 2 के साथ तो मल्टीप्लाई कर ही देंगे इसको। तो पहले हम क्या करते हैं, x प्लस y और x माइनस y को परफॉर्म कर लेते हैं, जो अभी अभी सीखा है। तो x प्लस y को जब आप परफॉर्म करोगे तो देखिए हमारे पास क्या है, x का ट्रू वैल्यू क्या है 30.6, और उसका मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है भाई साहब, मीन एब्सोल्यूट एरर बोल रखा है हमसे 0.01। इस y का मीन वैल्यू क्या है 15.1 और एरर क्या है, इतना है। बहुत बढ़िया जी। जब हम x प्लस y को ऐड करेंगे तो मान लो मेरे पास क्या है, z कोई नंबर है जो x प्लस y को परफॉर्म करके आ रहा है। तो क्या करेंगे, देखो 30.6 प्लस माइनस 0.01 और प्लस का क्या हो जाएगा 15.1 प्लस माइनस का 0.04 आ जाएगा। मैंने क्या बोला, जब भी ऐड करेंगे ये भी आपस में ऐड होगा और ये भी आपस में ऐड होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो सिंपल सीधी सी बात है, इसको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 45.7 प्लस माइनस इन एरर को ऐड करोगे तो 0.05 आ जाएगा। इतना इजी सा है जी कैलकुलेशन। और अगर आप
इसी जगह पे z बराबर x माइनस वाई करते हो तो देखो x कितना आ गया आपके पास 30.1 सॉरी 6 प्लस माइनस का कितना हो जाएगा 0.01 और माइनस का क्या हो जाएगा 15.1 प्लस माइनस का 0.04। जब आप इसको परफॉर्म करोगे तो इन नंबर्स को हमेशा क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन नंबर्स को हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 30.6 15.1 ये 5 है ना, और ये डेसिमल 10 में से 5 जाएगा 5 और 2 में से यहाँ 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 15 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये तो आ गया 15.5, लेकिन एरर तो ऐड होता है तो इसको और इसको हमेशा क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो प्लस माइनस 0.05 हो जाएगा। आई होप बात समझ आई होगी कैसे करते हैं इन सब चीजों को, और इसको भी क्या करेंगे मीटर में लिख देंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, है ना, कि आखिरकार एरर मल्टीप्लीकेशन में कैसे परफॉर्म किया जाता है। अब जैसे मैंने कहा था कि आप जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो आप डायरेक्टली एरर मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या होता है रिलेटिव एरर निकलता है। क्या होता है रिलेटिव एरर निकलता है। तो फिर से वही चीज है, ए क्या होगा हमारे पास am प्लस माइनस डेल्टा am, और b क्या हो जाएगा जी bm प्लस माइनस डेल्टा bm हो जाएगा। तो अब इसमें हम जब x को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका भी तो xm प्लस माइनस डेल्टा xm आना है, ये आना है, लेकिन डेल्टा xm डायरेक्टली नहीं आएगा, इसमें पहले रिलेटिव एरर आता है। अब इसका डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं कि कैसे आता है, लेकिन मैं फाइनल रिजल्ट लिख देता हूं कि कैसे आता है। तो प्लस माइनस डेल्टा xm अपॉन xm निकालेंगे, है ना, तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस इन दोनों के रिलेटिव एरर को ऐड करता हूं। रिलेटिव एरर इन x क्या हो जाएगा रिलेटिव एरर इन a और प्लस रिलेटिव एरर इन b, ध्यान रखिएगा प्लस बोल रहा हूं मैं। तो डेल्टा am अपॉन में am और प्लस का डेल्टा bm अपॉन में bm आ जाएगा, है ना। अगर आपको xm निकालना है तो xm तो am और bm को मल्टीप्लाई करके ही आएगा, am और bm को मल्टीप्लाई करके आएगा। तो अगर आपको बोल दे कोई कि भैया मुझे रिजल्टिंग क्वांटिटी का मीन वैल्यू बताओ, तो जो गिवन क्वांटिटीज है उनकी मीन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, और अगर उसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो पहले रिलेटिव एरर निकलेगा और उसके बाद जब आप प्लस माइनस डेल्टा xm करेंगे तो जो भी आया इसको इधर इस साइड भेज दो, तो ये कितना आ जाएगा देखो प्लस माइनस का डेल्टा am अपॉन में am प्लस माइनस प्लस का डेल्टा bm अपॉन में bm, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे xm को, जो भी यहां से आया होगा उसको यहां जाकर के पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज करेंगे किसके साथ डिवीजन के साथ भी। देखिए अगर x बराबर a बाई बी करना है, मैं फिर से वो am और bm नहीं लिख रहा हूं, मतलब a और b का एक्सप्रेशन, बट मैं बता दे रहा हूं कि इसमें भी रिलेटिव एरर आता है और उसका भी फॉर्मूला सेम ही आता है, उसका भी फॉर्मूला सेम आता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो xm आएगा वो am और bm को डिवाइड करके आएगा। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो रिजल्टिंग क्वांटिटी का मीन वैल्यू होगा वो गिवन क्वांटिटीज के मीन वैल्यू के साथ वही मैथमेटिकल परफॉर्म करके आएगा जो हमें करने के लिए बोला गया है। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करो मीन वैल्यू को, डिवीजन है तो डिवाइड करो, ऐड है तो एडिशन है तो ऐड करो, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट कर दो। लेकिन सारा खेल होता है किसके लिए मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए। तो पहले हम x का रिलेटिव एरर निकालेंगे, तो डेल्टा xm अपॉन में xm क्या हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा am अपॉन am और प्लस का डेल्टा bm अपॉन bm, और ये तो रिलेटिव एरर आ गया। और अगर आपको डेल्टा xm चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इस साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी डेल्टा xm क्या हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस में जो भी ये वैल्यूज है, यानी डेल्टा am अपॉन am प्लस डेल्टा bm अपॉन bm, और xm को मल्टीप्लाई कर देंगे, और xm कहां से लिखेंगे जो ये डिवाइड करके आया था। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ आ सके हमारे पास। देखिए क्या है, मुझे x और y को मल्टीप्लाई करना है और x और y को क्या करना है डिवाइड करना है, और x और y मुझे बहुत अच्छे से दे रखा है ना। तो अगर मुझे एक्स वाई मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, ध्यान से समझिएगा, तो एक्स वाई मल्टीप्लाई करके जब हम आंसर निकालेंगे तो मैं फिर से क्या ले लेता हूं z बराबर एक्स वाई ले लेता हूं, है ना। तो मैं जब जब जेड एम निकालूंगा यानी कि जो आंसर आएगा उसका मीन वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगा एक्सएम और वाई एम आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, एक्सएम और वाई एम। तो अब एक्सएम कितना है जी, देखिए 20, तो ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 10, तो 20 और 10 कितना हो गया 200, बहुत बढ़िया बात। और डेल्टा जेड एम जब कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस का कितना हो जाएगा डेल्टा एक्सएम अपॉन एक्सएम और प्लस डेल्टा वाई एम अपॉन वाई एम इंटू जेड एम और जेड एम किससे आया देखो मल्टीप्लाई करके आया। तो अब जब हम लिखेंगे देखो प्लस माइनस का डेल्टा एक्सएम कितना है जी भाई साहब, तो डेल्टा एक्सएम है आपके पास 0.01 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 20, 0.01 डिवाइडेड बाय 20, है ना।
और प्लस का देखो डेल्टा वाई एम कितना हो जाएगा 0.02 और डिवाइडेड बाय वाई एम कितना हो गया जी 10 और मल्टीप्लाई करोगे इसको किससे 200 से। किसे करेंगे 200 से, समझ आई बात, 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, आपको इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 0.5 और एक जीरो तो पीछे चला ही जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.0005, ठीक है। और प्लस देखना कुछ गड़बड़ ना करूं मैं इसके अंदर, और ये हो जाएगा 0.002 हो जाएगा इनटू 200 आ जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा इसका। बहुत बढ़िया जी। इस पूरी चीज को अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर से, अगर आप पूरा कैलकुलेट करके लाओगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, ये 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप फाइनल आंसर लिखेंगे तो जेडएम कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर क्या होगा, जेडएम प्लस माइनस डेल्टा जेडएम आ जाएगा। तो ये कितना था 200 और प्लस माइनस का क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपके पास आंसर यही आ जाएगा इसका। अब जब हम अगला करेंगे किसको, डिवाइड करेंगे इस चीज को, तो डिवीजन में आप ध्यान से देखिएगा कि ये वाला पार्ट तो सेम है क्योंकि एक्स और वाई तो सेम होगा, बस आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, ये ध्यान रखने का, मैं अब ये कर रहा हूं जेड बराबर एक्स बाई वाई। तो जब हम जेड एम निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक्स एम डिवाइडेड बाई वाई एम कर लेंगे, है ना, वाई एम कर लेंगे। तो ये कितना आ गया, एक्स एम हमारे पास कितना आ गया, ये देखिए एक्स एम है 20 और डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा सिर्फ, ये कितना है 2, है ना। और अगर आप इस पूरे को सॉल्व करके निकालेंगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.005 आ जाएगा, 0.005 हो जाएगा। इस वाले पार्ट को हटा दीजिए, ये तो अलग बात है, बट ये 0.005 आएगा। पूरा सॉल्व करके देख लेना, मैंने कहीं कुछ गड़बड़ ना कर रखा हो क्योंकि मैं डायरेक्टली डिवीजन कर रहा हूं इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। तो जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस डिवीजन वाले को, तो 2 प्लस माइनस 0.005, जैसा मैंने कहा कि इस पूरी कैलकुलेशन को करने के बाद आपके पास 0.005 आ जाएगा। मैं इसको मल्टीप्लाई करना नहीं बता रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई करके तो कितना आ गया था 0.5 आ गया था, वैसे ये 0.005 आ जाता है। तो जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस 0.005 आ जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या बोला गया हमसे कि जब भी मल्टीप्लिकेशन देख लिया, डिवीजन देख लिया, जब भी इस तरीके के पावर के टर्म्स में एक्सप्रेस करके दिया जाएगा, कि मतलब अगर मान लो x क्या दे रखा है am an अपॉन में bm दे रखा है, तो अब हम इसमें एरर मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर और एरर नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसमें हमारे पास परसेंटेज एरर ही निकालने का तरीका होता है। क्योंकि अगर आप उस तरीके से करेंगे, मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी निकालेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, रूल अभी भी वही होता है। तो अगर आप इसके अंदर परसेंटेज एरर की बात करेंगे, है ना, अगर आप इसके परसेंटेज एरर की बात करो या रिलेटिव एरर निकालो पहले, तो डेल्टा एक्सएम अपॉन एक्सएम कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो इसको करने का ध्यान से समझिएगा, प्लस माइनस एन डेल्टा ए एम अपॉन में ए एम, है ना, और प्लस का एम डेल्टा बी एम अपॉन में बी एम आ जाएगा। ये m और n क्या है, पावर है, और इसमें जो लिख रहा हूं डेल्टा ए एम, ये सब तो मीन वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आ गया, और अगर आप इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर में कैलकुलेट हो जाएगा, समझ गए। ये 100 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 100 इसके साथ भी होगा। जब ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बना देगा परसेंटेज एरर इन ए, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज एरर इन बी कहलाएगा, समझ गए। क्वेश्चन से देखते हैं तो समझ आएगा हमारे पास। क्वेश्चन क्या कहता है कि अ फिजिकल क्वांटिटी x इज कैलकुलेटेड बाय दिस रिलेशन, क्या रिलेशन दे रखा जी हमारे पास, x दे रखा है a स्क्वायर b क्यूब अपॉन में c अंडर रूट d, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर b क्यूब अपॉन में c और d का पावर 1/2। और हमें क्या बोला गया, a b c d का परसेंटेज एरर क्या है 2%, 1%, 3%, 4%, और हमें बोला गया x में परसेंटेज एरर बताओ। जैसा मैंने कहा कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम आपको परसेंटेज एरर ही दिया जाएगा। तो अगर मैं परसेंटेज एरर लिखूं x में तो क्या लिखूंगा, प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100, और यहां आ जाएगा प्लस माइनस, ध्यान से देखिएगा 2 इंटू डेल्टा a बाई a इंटू 100, आप mm लगा सकते हो यहाँ पे, है ना, m और m लगा दो यहाँ पे, प्लस 3 डेल्टा बी एम अपॉन में बी एम इंटू 100 हो जाएगा, प्लस सी का पावर क्या है 1। अच्छा, कोई डिवाइड में होता है तो ऐसा नहीं होता कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, डिवीजन के लिए भी क्या करेंगे, पावर को एज इट इज मल्टीप्लाई करते हैं रिलेटिव एरर के साथ या परसेंटेज एरर के साथ। तो सी के पावर तो 1 है, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, डेल्टा सी एम बाई सी एम और इनटू का 100, और प्लस डी का पावर क्या है 1/2, तो ये 1/2 डेल्टा डी एम अपॉन डी एम और इनटू का 100 आ जाएगा, समझ आई बात। अब देखिए ये क्या है, परसेंटेज एरर इन ए, ये क्या है, परसेंटेज एरर इन बी, ये परसेंटेज एरर इन सी, और ये परसेंटेज एरर इन
डी है और सारी वैल्यूज मुझे दे गई है। तो प्लस माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा, अब देखो सबकी वैल्यू डायरेक्टली पुट करेंगे तो 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 और प्लस कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 4 आ जाएगा। तो ये तो 2 टाइम्स में कट गया। अच्छा अगला क्या होगा, प्लस माइनस देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 तो कितना हो गया 3 3 6 4 10 और 2 12 आ गया। तो प्लस माइनस का 12% आ गया, है ना। कैलकुलेशन में बस गड़बड़ ना हुआ हो कहीं पे, जो कि नहीं हुआ है, तो बिल्कुल आंसर वही है जो मैंने आपको बताया 12% आ गया। समझ गए। तो मैंने आपको बताया कि कैसे हम ऐड कर सकते हैं एरर्स को, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना। उसके बाद पावर वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। परसेंटेज एरर कैसे निकलता है, रिलेटिव एरर कैसे निकलता है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया है। तीनों लेक्चर बहुत अच्छे से कंप्लीट करके मैंने अपलोड कर दिया है। किसी भी बच्चे को अगर इसके बाद कोई भी डाउट रह जाता है तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप कमेंट सेक्शन और बाकी जितने भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे टेलीग्राम का चैनल तो मिलेगा ही, आईडी मिल रहा है आपको, है ना। इंस्टाग्राम आईडी मिलेगा आपको, वहां पे जाकर के डीएम करिए। जितना हो सकेगा मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सब लोगों के डाउट्स लेने की। और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहा है, ये वीडियो प्रीवियस वीडियोस आपको पसंद आए हो, है ना, तो रिक्वेस्ट यही है कि आप सब लोग क्या करेंगे, अपने जितने भी जानने वाले हैं, जो लोग भी फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, 11th में है, 12th में है, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनको फिजिक्स में कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो इस चैनल को जरूर उनसे शेयर करेंगे, ताकि हमारा परिवार बढ़ेगा। और जितना ज्यादा बढ़ेगा मेरे पास उतनी ज्यादा मोटिवेशन होगी और अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे लेक्चर, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने का, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल टूल्स और आगे की फिजिक्स की जर्नी को स्टार्ट करेंगे।